Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be starting with the topic Union and State Legislature. These are revision videos, so I won't be explaining much. Okay, we'll be going through this quickly. So, first of all, we'll start with the Parliament and a central legislature. We'll do these questions once we have completed the reading the theory. Okay. So, Parliament, as you know, is the legislative organ and it is based on the Westminster model and emphasizes the overlap of executive and the legislature. So, key articles of the Constitution related to the Parliament क्या है? Article 79, that is Constitution of Parliament. ठीक है, फिर है Composition of Council of States, Article 80. Council of States is राज्यसभा. फिर लोकसभा. ठीक है, तो क्या है? सबसे पहले पार्लियामेंट है, फिर राज्यसभा है, फिर लोकसभा है. ठीक है, PRL करके लर्न कर सकते हैं. 79 से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है ना. कैसे लर्न करेंगे? 79 पार्लियामेंट में पी होता है तो पी को उल्टा कर लिया. और वी नो दैट 50s आर्टिकल 50 ऑनवर्ड्स वी हैव दिस थिंग यूनियन द यूनियन करके है ना हमारा पार्ट. ठीक है, तो उससे रिलेट करके यू कैन रिमेंबर पार्ट 5 यूनियन. तो आर्टिकल 79 विल बी आर पार्लियामेंट एंड देन फिर राज्यसभा फिर लोकसभा. ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 82 है रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस. ठीक है, दिस इज़ फेयरली इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी देर हैव बीन दिस हैज बीन इन द न्यूज़ क्वाइट लॉट. फिर ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 83 में है ना. आर्टिकल 82 कैसे लर्न करेंगे कि सेंसस के बाद में रीएडजस्टमेंट हो रहा है तो पहले जितनी 2 सीट्स थी उनको मल्टीप्लाई कर करके 8 सीट्स बन जाएंगी. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस क्योंकि सिंस द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ सीट्स विल आल्सो इंक्रीज. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. फिर ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. सो ये कैसे लर्न करेंगे? ये बस ऐसे ही पता होना चाहिए. फिर क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट 84 में है. फिर सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन. देन राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस 86. स्पेशल एड्रेस 87 में है. एंड देन लास्ट है राइट्स ऑफ मिनिस्ट्री एंड मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 88 में. फिर 90 में क्या है? वेकेशन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन. ठीक है, फिर उसके बाद में देखो ना ऐसे इंडिविजुअली लर्न करना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर so many articles. ठीक है, so what I would suggest you to do for the examination is that you have to know the ranges कि कितने रेंज में क्या किसके बारे में दिया है. ठीक है, उससे हाफ ऑफ योर बैटल मोर देन हाफ ऑफ योर बैटल विल बी सॉल्व्ड. ठीक है, बिकॉज आर्टिकल तो ऐसे पूछते नहीं है यूपीएससी है ना. सो वील ट्राई टू लर्न द रेंजेस ऑफ द आर्टिकल्स. ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? आर्टिकल 79 से 88 तक प्राइमरीली इट इज़ अबाउट द पार्लियामेंट. ठीक है, तो देखो 79 पार्लियामेंट, फिर राज्यसभा लोकसभा, फिर रीएडजस्टमेंट दैट इज रिगार्डिंग द सीट्स है ना. फिर ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, फिर क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, ये सब है. फिर सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट उसके बारे में. राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है ना. देन राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल. ठीक है, ये सब हो गया. सो 79 से 88, सो दैट इज approximately 9 articles, 9 to 10 articles they are regarding the parliament. Then ठीक है, तो 79 9 हमने देखा था पार्लियामेंट से स्टार्ट कर रहा है. नाउ वील मूव टू द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट है ना. 79 को कैसे लिंक करोगे? देखो 79 पार्लियामेंट में पार्लियामेंट टी से होता है ना लास्ट में, तो पी और टी का आधा लिखेंगे तो 7 बन जाएगा. और देन यू इन्वर्ट दिस एंड पुट इट हियर, यू विल गेट 9. ठीक है, 79 वैसे हो गया. 88 क्या है? राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल. इसको कैसे लर्न करेंगे? ये वाला हल्का से पता होना चाहिए. आर्टिकल नंबर 88. ठीक है, मतलब दोनों को सेम राइट्स हैं. मिनिस्टर को भी सेम राइट्स है, अटॉर्नी जनरल को भी. दे हैव द सिमिलर राइट्स, नॉट द सेम, मतलब सिमिलर राइट्स. ठीक है, तो 88. ठीक है, ये हो गए. दिस इज द रेंज फॉर पार्लियामेंट स्पेसिफिकली. नाउ वील लुक एट द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट. उसका रेंज देखते हैं. देखो पहले तो वील जस्ट लुक एट द आर्टिकल्स. चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. सो
वकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन। फिर पावर टू एक्ट एज अ चेयरमैन इन हिज एब्सेंस। चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग रिमूवल रेजोल्यूशन। तो रिमूवल रेजोल्यूशन हो रहा है तो चेयरमैन कैन नॉट बी प्रिसाइडिंग। ठीक है। और स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर के बारे में फिर 93। देन वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, पावर टू एक्ट एज अ स्पीकर इन हिज एब्सेंस, स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग रिमूवल रेजोल्यूशन। ठीक है, ये भी दिया है आर्टिकल में। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिसर्स, है ना। तो ये सारे हैं आर्टिकल 90 से 97 तक। यू हैव द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कैसे लर्न करेंगे इसको? ऑफिसर्स, ऑफिस ये लिखा ही है ना। ऑफिसर 0 O से कर सकते हो और पार्लियामेंट P, तो इसको लिखोगे इफ़ यू इन्वर्ट P एंड राइट देन 90। ठीक है, ऐसे हो गया। कब तक है? 97 तक है। 97 इज रिगार्डिंग सैलरीज एंड अलाउंसेस। तो 97 कैसे लर्न करोगे कि सात, आप ऐसे अज्यूम करो देर आर 7 ऑफिसर्स इन द पार्लियामेंट। ठीक है, या तो पार्लियामेंट का T जो है उसी का आधा ले लो 7, तो 97। यहाँ तक 90 से 97 वी हैव ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, वो स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, और एल्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, उसके लिए क्या क्या आर्टिकल्स हैं मेंबर्स से रिलेटेड? उसका भी डिस्क्वालिफिकेशन, वेकेशन ऑफ सीट्स है, disqualification for membership, decision on disqualification questions, and penalty for sitting and voting before oath or if disqualified. So all of these are related to disqualification. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि वेकेशन, कोई सीट वेकेट हो गई है ना, उस बेसिस पे क्या रहेगा सिस्टम। देन डिस्क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप, फिर डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस विल बी टेकन बाय स्पीकर, मतलब वो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। Then penalty for sitting and voting before oath or if disqualified. इसके लिए भी एक पेनल्टी होती है if you haven't taken the oath and if you have already been disqualified and if you're sitting in the parliament there is a penalty. ठीक है, उसके लिए so there are 4 things related to the disqualification. ठीक है, 101 ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है। 101 मतलब कि कोर्सेज होते हैं ना, 101 कोर्स मतलब कि सबसे बेसिक से चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो पार्लियामेंट का मेंबरशिप when it comes to the entire parliament chapter is the most basic thing। ठीक है, तो membership और disqualification is the most basic thing, therefore it starts from 101 and goes up till 104। 4 articles for disqualification वगैरह के, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गए रेंजेस, ओवरऑल पता चल गया। नाउ पार्लियामेंट हैज़ राज्यसभा, प्रेसिडेंट एज वेल एज द लोकसभा। President is an integral part of the parliament, but he is not a member, he or she is not a member of either house। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है composition, duration and qualifications of the each houses। So लोकसभा को देख रहे हैं पहले। लोकसभा represents the people as a whole, whereas राज्यसभा represents the states as well as the union territories, है ना। council of states बोलते हैं इसको इसलिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है यहाँ का? 550, यहाँ का 250। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा व्हाट एल्स, 530 कितने हैं स्टेट्स के, 20 हैं यूनियन टेरिटरीज़ के। इस केस में यू हैव 238 फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ और 12 लोग हैं नॉमिनेटेड। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543। अभी यहाँ पे कितनी है? 245। सो कितने कम है यहाँ पे? 7 लोग कम है और यहाँ पे देर आर 5 पीपल लेसर। ठीक है, तो 5 7 है ना, तो दोनों ऑड नंबर है 5 और 7। 5 राज्यसभा में कम है, इसमें लोकसभा में 7 कम है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, डायरेक्ट इलेक्शन अंडर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये पता है हमको। यहाँ पे कैसे इलेक्शन होता है? दी इलेक्टेड मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज अंडर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, PRSTV करते हैं, सिमिलर टू आर प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन, है ना। PRSTV is done for by the members of state assemblies। ठीक है, representation of UTs, डायरेक्ट इलेक्शन अंडर यूनियन टेरिटरी होता है ना। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 है ना। और यहाँ पे क्या, ओनली दिल्ली एंड पौंडीचेरी एंड इवन जम्मू कश्मीर द वंस हु हैव अ
लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली दोज, आई एम सॉरी, लेजिस्लेटिव, हाँ, असेंबली जिनके पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ओनली दोज आर द वंस विच हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, ठीक है, एंड दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। उनका एमएलएस, उनके एमएलएस के थ्रू नहीं होता है, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। उसके बाद भी लुक एट द ड्यूरेशन ऑफ, अच्छा ये याद रखना, डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट है 1965 का, दैट इज़ फॉर इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, नहीं मतलब ओवरऑल, है ना। तो कैसे लर्न करेंगे 1965, तो आप ऐसे इसको किसी अपने रिलेटिव से लिंक कर लो जिनका बर्थडे होगा 19, आपके पेरेंट्स का 65 75, वही उसी 60 70s के होंगे मोस्ट प्रॉबेबली, ठीक है, तो उनसे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर, ठीक है। Direct election to the House of the People Act of 1765. Next, we'll be looking at the duration of houses and qualification of the members as well. Duration क्या है? Rajya Sabha is a permanent body. 1/3 of the members retire every 2 years. ये पता होगा. Term कितना है? 6 साल का. And in RPA 1951, it is not mentioned in the Constitution. So this is extremely important to know. कि जो राज्यसभा का टर्म है 6 साल का, इट इज़ मेंशन इन द RPA 1951, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन लोकसभा 5 साल का टर्म है, इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर, ड्यूरिंग इमरजेंसी इट इज़ एक्सटेंडेबल बाय 1 year एट अ टाइम, इट कैन नॉट extend beyond 6 months after the emergency ends, ठीक है। So within 6 months they have to conduct an election after the emergency ends. Then वही कैसे लर्न करोगी, ई इमरजेंसी, ई ऐसे लिखते हैं ना, ई को इन्वर्ट कर दो, 6 महीने ज़्यादा नहीं कर सकते इससे, ठीक है। और क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। राज्यसभा का मिनिमम एज क्या है 30, लोकसभा का कितना है 25, ठीक है। दे शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। RPA 1951 में दे शुड बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, सो दे शुड बी अ वोटर, है ना, प्रॉपर वोटर आईडी होना चाहिए उनके पास। दे मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द ST कम्युनिटी फॉर रिजर्व सीट्स। नाउ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा और फॉर फ्रॉम फील्ड्स लाइक, 12 मेंबर्स है ना नॉमिनेटेड, सो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, है ना, इसको LASS भी बोलते हैं, लास्ट, ठीक है, लास्ट है। और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, देयर इज़ एन एडिशनल कैटेगरी इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एंड दैट इज़ LASSC, दैट इज़ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, ठीक है। तो क्या क्या है, L से लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, ठीक है, और यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट भी आ जाता है। देन सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज विद 2 principles, रेशियो बिटवीन population and seats should be the same as far as practicable, है ना, therefore population to the seat should be the same, ratio between population and constituencies should also be the same within the state, it is not applicable to states with a population of less than 6 million, ठीक है, so this is extremely important to know, 6 million से कम है अगर population, then it is not applicable there. Readjustment will be done after every census, ठीक है, reallocation of लोकसभा seats among states and redrawing of the constituencies will also be done. It is done by the delimitation commission. delimitation acts क्या है 1952 में थी, 62 72 2002, ठीक है, तो 4 बार, है ना। इसमें लर्न क्या क्या करना है, एक तो ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का प्रिंसिपल क्या क्या है। सो इफ़ यू वांट टू मेक दिस इज़ द इंटायर स्टेट, ये हमको कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, तो यहाँ का पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ सीट्स शुड बी सेम फॉर ऑल स्टेट्स, दैट इज़ यहाँ पे सपोज 1 लाख पॉपुलेशन है इस स्टेट में, और ये अलग में 50,000 पॉपुलेशन है, सो यहाँ पे 2 सीट्स होनी चाहिए, एंड यहाँ पे 2 मतलब सीट्स होनी चाहिए, यहाँ पे 1 सीट होना चाहिए लोकसभा की, ठीक है, सो दैट द रेशियो रिमेन्स द सेम, ठीक है, पॉपुलेशन इज टू द सीट्स, देन रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज विद इन द स्टेट, रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज शुड बी सेम विद इन द स्टेट, ठीक है। तो
मतलब यहाँ 1 लाख पॉपुलेशन है और हमने 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज, सपोज 10 तो नहीं, चलो 2 ही करें बिकॉज 2 सीट्स है ना। तो बेसिकली दिस मीन्स द सेम थिंग, बिकॉज हमारे में क्या होता है, 1 कॉन्स्टिट्यूंसी एज 1 सीट ओनली, है ना। सो दैट इज़ वाई हमारा बोथ ऑफ देम विल बेसिकली विद द सेम थिंग ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सीट्स हैं, यहाँ पे कितना है, 1 सीट ही है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, दैट विल ऑल्सो बी, इट हैज़ टू बी द सेम एज वेल। ठीक है, सो बेसिकली बोथ ऑफ देम आर सेम फॉर इंडिया, है ना। ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे में 1 कॉन्स्टिट्यूंसी 1 सीट है ना। हमारे में 1 कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ ओनली 1 सीट फॉर लोक सभा। ठीक है, so that is why these are basically the same thing, not applicable to states with a population of less than 6 million। ठीक है, तो अगर 6 million से कम है किसी स्टेट में पॉपुलेशन, दिस वोंट बी एप्लीकेबल टू देम। कितना, 60 lakhs। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। सो कैसे लर्न करोगे, कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है ई से 6 हो जाएगा तो 60 lakhs। 60 लाख से कम कम अगर पॉपुलेशन है, दिस डज नॉट हैव टू बी फॉलोड। ठीक है, readjustment after every census, reallocation of Lok Sabha seats among states, plus redrawing of the constituencies, है ना। तो आफ्टर एवरी सेंसस व्हाट हैज़ टू बी डन, मतलब आइडियली व्हाट हैज़ टू बी डन कि न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी शुड बी मेड, प्लस एलोकेशन ऑफ लोक सभा सीट्स शुड ऑल्सो बी चेंज्ड अगेन। ठीक है, तो वो अब ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करे तो अपने आप सीट्स भी चेंज हो जाएगा, है ना। नाउ this has to be done by the delimitation commission, and कब कब आ चुके हैं delimitation acts, they have come only 4 times now, they may ask this कितने बार आ चुके हैं। ठीक है, तो कितना है, 4 बार आए हैं। और कब कब, सबसे पहले 52 में आ गया इंडिपेंडेंस के बाद, फिर 62, फिर 72। 72 के बाद में दे पुट अ मोरेटोरियम ऑन दिस, बिकॉज प्राइमरली फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, तो उसके बाद कब आया, 2002 में। ठीक है, और फिर अभी तक नहीं आया है। ठीक है, reservation of seats for SCs and STs should be based upon the population ratio, and this has been extended till 25th January 2030, तो every 10 years this is renewed, है ना। 104th amendment के अंदर this has been extended, every 10 years this will be renewed, reservation for SC ST। मतलब वैसे initially 10 years के लिए था, फिर वो हर बार they keep renewing। ठीक है, reservation initially was only for 10 years। ठीक है, और वो हर बार हर 10 साल में दिस इज रिन्यूड। नाउ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लर्न कैसे करेंगे, 104। 104 क्या है, रिजर्वेशन फॉर SC ST, है ना। तो ये 4 को अगर हम लिखेंगे फिर इन्वर्ट दिस, तो ऐसे बन जाएगा, और फिर एक डंडा लगा दो तो आर जैसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST, ठीक है, ये आर जिस दिख रहा है ना, तो वो हो जाएगा। नाउ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इन टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो हाईएस्ट वोट गेटर जो भी रहेगा दे विल विन, है ना। FPTP में ये पता ही होगा, सिंपल है ना। एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली द वन पर्सन हु इज गेटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोट्स। ऐसे नहीं है कि 50% से ज़्यादा है तभी यू विल गेट इलेक्टेड, नहीं। इफ़ देयर इज़ दिस सिचुएशन, आपके 30% है पर बाकी सारे 10%, 5%, 6% ऐसे कर करके पूरा ख़त्म हो रहा है, एंड यू हैव द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वोट्स, देन यू विल विन। ठीक है, फर्स्ट वोट गेटर इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी विंस। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं नहीं नहीं, डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड्स क्या क्या हैं वो दिया है यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन मे बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग एन MLA, सॉरी एन MP, if they hold a office of profit, if they are not a citizen of India, if they have acquired foreign citizenship, तो वही हो गया कि नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अनसाउंड माइंड के अगर वो पागल टाइप कुछ, और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब वो डेट में है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, these are the conditions given by the constitution। apart from this RPA 1951 has also given some conditions। ठीक है, क्या क्या है, if that person is guilty of election offenses, social crimes, corruption, ये सब। ठीक है,
then they have failed to lodge election of expenses, and they have some interest in गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट. सो फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड है, एक सोशल सोशल चीज़ों से रिलेटेड है कि कोई सोशल क्राइम करा है इन्होंने, है ना. देन मैनेजिंग इन एजेंट मैनेजर और सेक्रेटरी इन अ कॉरपोरेशन विद 25% गवर्नमेंट शेयर. सो दिस इज टू प्रिवेंट वही ना, कोल्यूशन टाइप प्रिवेंट करने के लिए, है ना. क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, ये सब प्रिवेंट करने के लिए ये है कि अगर कोई भी कॉरपोरेशन जिसमें मोर देन 25% का गवर्नमेंट शेयर है, उससे यू शुड नॉट बी रिलेटेड. ठीक है, कितना, 1/4, 25% से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट शेयर है, देन दैट पर्सन शुड नॉट बी रिलेटेड टू दिस, है ना. मैनेजिंग एजेंट मैनेजर सेक्रेटरी ये सब नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. फॉर द अबव टू, द प्रेसिडेंट्स डिसीजन इज फाइनल आफ्टर ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मतलब इन दोनों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज आरपीए, in if you have to disqualify someone, it is the president who will be coming up with the decision. ठीक है, and they'll also be, मतलब उनके ऊपर है if they want the opinion of the election commission or not. ठीक है ना. how will you remember this? देखो, this is a very big loophole according to me, because the president's decision मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब एग्जीक्यूटिव का डिसीजन चल रहा है इसमें. So this may be misused by some government. ठीक है, to in order to disqualify someone whom they think कि they are a threat to our government, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि disqualify करा दो उसको. क्यों? बिकॉज ये देखो, ये बिल्कुल ही जेनरिक सी चीज़ है. गिल्टी ऑफ इलेक्शन ऑफेंसेस, सोशल क्राइम्स, करप्शन, प्रमोशन ऑफ एनिमिटी, कुछ भी किसी के भी लगा सकते हैं ये. देन फेल्ड टू लॉन्च इलेक्शन ऑफेंसेस, ये फिर भी this is still a bit मतलब it won't be misused as such. फिर इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, और कितना है, दूसरा क्या है, 25% गवर्नमेंट शेयर वाली कंपनी से यू शुडंट हैव एनी रिलेशन. ठीक है, सो दीज आर some of the things which are a bit generic, so they may be misused by the government. ठीक है, because president decision has been considered to be the final authority. ठीक है, 10th शेड्यूल क्या है, if someone voluntarily gives up membership of a party on whose ticket they have been elected, then they will get disqualified. ठीक है, एंड अगर उन्होंने जो डायरेक्शन दिया है विप ने, उसके अगेंस्ट उन्होंने वोट करा, या इफ़ दे आर इंडिपेंडेंट और if an independent or a nominated member joins a political party after 6 months of expiry, है ना, then also they can be disqualified. ठीक है, and who decides upon all of this? This is decided upon by the presiding officer. इसको हम लोग डिफेक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर इट इज़ द स्पीकर हु विल बी डिसाइडिंग ऑल दिस. स्पीकर नहीं, वो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है. ठीक है, एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कैसे लर्न करना है, देखो 10th शेड्यूल हमें पता है डिफेक्शन से रिलेटेड है. तो क्या कब होता है डिफेक्शन, अगर आपने मेंबरशिप वॉलंटरली यू हैव गिवन इट अप, देन यू वोट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विप ऑफ द पार्टी. देन इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, इंडिपेंडेंट वो है कि दे आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी, वो अपने आप ही दे हैव वन अ टिकट. टिकट नहीं, दे हैव वन अ सीट. ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन है, वो जो 12 होते हैं ना राज्यसभा में, वो if they decide to join some party after the expiry of 6 months, then they are also eligible for disqualification on the basis of defection. ठीक है, डिफेक्शन कौन करता है हैंडल, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पूरा. however his or her decision is subject to judicial review. ठीक है, oath और reformation देखते हैं. this is administered by the president. they cannot vote or participate in parliamentary proceedings until subscribed. ठीक है, तो ओथ और रिफॉर्मेशन का ये दिया है. President appoints a pro tem speaker. एक तो president himself or herself will be the one who will be administering the oath to the members. और वो जो member है, they cannot vote in the parliament or even participate भी नहीं कर सकते हैं if they have not taken the oath. ठीक है, then president appoints the pro tem speaker, है ना.
Usually the senior most member of the पूरा लोकसभा they will be appointed as the pro tem speaker and ये temporary रहते हैं, ये preside करेंगे over the first sitting of the लोकसभा. ठीक है. They administer the oath or affirmation to the MPs. ठीक है. Under Article 99 it is the, वैसे तो president को करानी होती but on behalf of him the pro tem speaker uh, administers the oath. ठीक है. Then the constitution does not expressly use the term pro tem speaker. तो pro tem speaker कहीं पे भी mention नहीं है constitution में, ये भी पता होना चाहिए. ठीक है. Office of the pro tem speaker ceases to exist after the new speaker of the house is chosen. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं वेकेशन ऑफ सीट्स. सो डबल मेंबरशिप अंडर आरपीए 1951. सो इन केस क्या हुआ, इफ अ मेंबर गेट्स इलेक्टेड फ्रॉम टू सीट्स, तो क्या होगा, एक तो अभी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि दोनों सीट्स लोकसभा के हैं या राज्यसभा के हैं, या फिर एक लोकसभा एक राज्यसभा का है, या एक लोकसभा में और एक उनके स्टेट की असेंबली में है. ठीक है. ऐसे देयर कैन बी वेरियस कॉम्बिनेशंस और अलग अलग के लिए देयर आर अलग रूल्स. ठीक है. सो बोथ हाउसेस, अगर बोथ हाउसेस राज्यसभा की भी एक सीट है और लोकसभा की भी है, देन द पर्सन हैज़ टू चूज विद इन 10 days. कितना टाइम दिया है, 10 days का. अदरवाइज राज्यसभा की सीट जा रही है. ठीक है. राज्यसभा सीट विल गो वेकेंट. ठीक है. फिर अगर वन हाउस है, देन दे विल गेट इलेक्टेड टू द अनदर हाउस एंड फर्स्ट सीट विल गेट वेकेटेड. For example, you are already a member of the Lok Sabha and you get elected to the Rajya Sabha, then this seat will automatically get vacated. ठीक है. बोथ हाउसेज ये है कि आप दोनों में एक साथ इलेक्ट हो गए हो गलती से. ठीक है. ओनली देन यू हैव दिस, you have the opportunity to choose within 10 days. ठीक है. देन ये अगर एक में थे और दूसरे में इलेक्शन हो गया तो फर्स्ट वाली सीट विल गेट वेकेटेड. देन टू सीट्स इन द सेम हाउस. ठीक है. दो सीट्स अगर सेम हाउस में, देन यू हैव टू चूज आइदर वन, नहीं तो दोनों ही वेकेट हो जाएंगे. ठीक है. सो दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, नहीं तो ऐसे हो जाएगा. ठीक है. फिर पार्लियामेंट, और एक पार्लियामेंट में कोई सीट है और एक स्टेट लेजिस्लेचर में है, तो यू हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम द स्टेट सीट विद इन 14 days, नहीं तो पार्लियामेंट वाली सीट विल गेट वेकेंट. ठीक है. तो वो जो बढ़िया वाली सीट, बढ़िया नहीं मतलब इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर प्रेस्टिजियस, वो वाली ले लेंगे आपसे. ठीक है. इवन राज्यसभा का भी 6 साल का टर्म है, सो इट इज़ मोर प्रेस्टिजियस एज कम्पेयर टू दिस थिंग लोकसभा 5 साल का. सो इफ़ यू डू नॉट चूज विद इन 10 days, राज्यसभा जो जो ज़्यादा प्रेस्टिजियस है वो ले लेंगे आपसे. ठीक है. दैट विल बी मेड वेकेंट. देन डिस्क्वालिफिकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किसके अंडर होता है, 10th शेड्यूल, है ना. देन रेजिग्नेशन इज टू बी गिवन टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर में रिफ्यूज द रेजिग्नेशन इफ इट इज़ नॉट वॉलंटरी और जेन्युइन. ठीक है. इट इज़ अप टू हिम. एब्सेंट कितना किसको देना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, प्रेसिडेंट वगैरह को नहीं देना. ठीक है. लोकसभा का मैटर या पार्लियामेंट का मैटर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल डिसाइड. ठीक है. एंड एब्सेंट, इफ समवन हैज बीन एब्सेंट फॉर 60 days without permission, the seat may be declared vacant again. ठीक है. It excludes prorogation and adjournment for more than 4 consecutive days. ठीक है. तो मतलब क्या हुआ कि 60 days will be counted of the working days. 60 working days के लिए वो नहीं आए. और if within these 60 days there has been a period wherein the parliament has been um, prorogated or adjourned for more than 4 days, then that won't be counted in counting these 60 days. ठीक है. क्या नंबर है, 4. 4 दिन की होती है ना लाइफ, तो उससे लर्न कर लो 4. ठीक है. और 60 days है without permission. Then election declared void by the High Court under RPA 1951. ये इम्पोर्टेंट है कि इफ़ यू आर जैसे 1951 का जो RPA के अंडर यू आर नॉट फॉलोइंग समथिंग, देन इट हाई कोर्ट में में डिक्लेयर योर इलेक्शन वॉइड. ठीक है. बट वैसे कौन देते हैं, प्रेसिडेंट्स डिसीजन इज फाइनल व्हेन इट कम्स टू दिस क्वालिफिकेशन बेस्ड अपॉन द अबव टू. ठीक है.
नेक्स्ट है तो ये इलेक्शन वाला रिलेटेड चीज़ कौन देख रहा है, हाई कोर्ट देख रहा है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस। ये इन चीज़ों पे सवाल पूछते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट देख लिख के दे देंगे वो लोग आपको, ठीक है। तो ये देखना है। फिर एक्सपल्शन बाय द हाउस, ये भी हो सकता है, ठीक है। दैट वुड ऑल्सो लीड टू अ वेकेशन ऑफ द सीट्स। देन becomes president or vice president or governor, ठीक है। इवन देन इन अगर प्रेसिडेंट बन गए सो यू विल हैव टू वेकेट योर सीट, ठीक है। और इवन गवर्नर या वाइस प्रेसिडेंट बन गए, इवन देन यू हैव टू वेकेट योर सीट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को दे हैव टू वेकेट देयर सीट्स, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस देखते हैं। दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का भी ऐसा ही है। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज रुक जाओ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इज फ्रॉम विद इन द मेंबर्स ओनली ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी जस्ट चेक बिकॉज आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि जो वाइस प्रेसिडेंट है दे हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, तो इसमें दिया है कि वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट हैव टू बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, बस दे शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर, ठीक है। सो टेक्निकली स्पीकिंग दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। And while they are acting as a ex officio chairman of the upper house, they cannot be a member of either house of the parliament or जो भी स्टेट लेजिस्लेचर तो है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था मेरे को कि वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट हैव टू बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस, ठीक है। ये पता होना चाहिए, गवर्नर भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है। और सैलरीज एंड अलाउंसेस देख लेते हैं। दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, है ना। और सैलरीज ये एक एक्ट है फिर उसके लिए, सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1954, ठीक है। नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, पेंशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट ओनली सिंस 1976। तो ये पता होना चाहिए कि पेंशन का था नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लोग अपने आप ही लेने लग गए, ठीक है। कब से, 1976, इमरजेंसी पीरियड के टाइम से, है ना। देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का जो सैलरी एंड अलाउंसेस है, दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज एक्सपेंडिचर है, सो इट वोंट बी अप फॉर वोट, ठीक है। यू कैन द मेंबर्स कैन नॉट वोट ऑन इट, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को। सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1954, हाउ विल यू रिमेंबर दिस। 1950 में वी गॉट रिपब्लिक, तो उसके 4 साल बाद, सो 1951 में आई थिंक द फर्स्ट इलेक्शंस टुक प्लेस। उसके भी 3 साल बाद दे केम अप विद द प्रोविजन फॉर सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड पेंशंस, ठीक है। तो तब इतना वो बढ़िया लोग थे कि इसकी बात बाद में करी उन्होंने, है ना। सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1951, 1954, ये बस लर्न करने के लिए मैंने बोला कि ऐसे वो बढ़िया लोग थे। वैसे वहाँ पे पहले कोई और मैकेनिज्म होता होगा, ठीक है। लर्न करने के लिए मैंने बोला है, ठीक है। देन कंपैरिजन ऑफ पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। सो ये देखते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सी के इक्वल पावर्स कहाँ कहाँ पे हैं दोनों के। देन वील मूव टू स्पेशल पावर्स कहाँ कहाँ पे है, देन स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे करके यू मूव ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कहाँ पे है, कौन से हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, दैट इज रिगार्डिंग द introduction and passage of ordinary bills, constitutional amendment bills and financial bills, except the money bills. In सब में they have similar powers. So even constitutional amendment bills में they have the same powers. Only the money bill is the one जहाँ पे difference है, ठीक है। Electoral and impeachment powers, election and impeachment of the president, removal of chief justice and justices of इलेक्शन, हाँ प्रेसिडेंट का, फिर चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सीएजी, ऑल ऑफ दीज सेम पावर, ठीक है। इमरजेंसी एंड ऑर्डिनेंसेस के लिए अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, सेम पावर्स।
सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर अगेन सिमिलर पावर्स विल बी हैविंग. ठीक है. देन कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन यूपीएससी सीएजी सबके सेम पावर्स हैं. ठीक है. नाउ वी लुक एट द डिफरेंट पावर्स. स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा क्या है? मनी बिल. सो इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. ठीक है. इंट्रोड्यूस बस यहाँ पे कर सकते हैं. इसमें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है. सेकेंडली, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग वेदर अ गिवन बिल इज अ मनी बिल और नॉट. ठीक है. thirdly, they cannot राज्यसभा cannot amend a money bill. ठीक है. they can only give suggestions. fourthly, they अगर उन्होंने 14 days के अंदर they haven't passed the money bill, then it is deemed to be passed. ठीक है. so these are regarding money bill. then financial bill category 1 जो होता है, even that can only be introduced only in the Lok Sabha. Financial bill category 1 only Lok Sabha. ठीक है. बट बोथ द हाउसेज विल हैव इक्वल पावर्स इन द पैसेज. ठीक है. ये भी पता होना चाहिए. बोथ हाउसेज विल बी हैविंग इक्वल पावर्स. बजटरी कंट्रोल, राज्यसभा कैन डिस्कस द बजट, ओनली लोकसभा कैन वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स. ठीक है. तो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 was विल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. तो बिल का 1 कर लो और 1 से लोकसभा एज प्रायोरिटी है ना. तो 1 मतलब कि किसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वैसे कर लो कि लोकसभा एज द प्रायोरिटी फाइनेंशियल बिल 1 के टर्म्स में. बस वो भी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही है. ठीक है. देन बजटरी कंट्रोल, राज्यसभा कैन डिस्कस द बजट, ओनली लोकसभा कैन वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. डिमांड्स फॉर ग्रांट में इट इज़ ओनली द लोकसभा विल बी वोटिंग. ठीक है. देन वी हैव जॉइंट सिटिंग. जॉइंट सिटिंग के केस में स्पीकर विल बी द वन हु विल बी प्रिसाइडिंग. ठीक है. अगेन वो हो गया. फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हुआ, सो ओनली लोकसभा can remove the council of ministers, since council of minister is collectively responsible only to the Lok Sabha, not to the parliament as a whole. ठीक है. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कब होगा? लोकसभा में ही होगा. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. ये शायद पूछ भी चुके हैं. आई एम नॉट वेरी श्योर. Resolution to discontinue national emergency, that can also be only passed in Lok Sabha. तो अगर national emergency discontinue करनी है, you have to stop a national emergency, even then only the Lok Sabha can pass this. ठीक है. So this is surprising because national emergency बंद करने के लिए तो I think anyone should have a say, मतलब even राज्यसभा should have a say, but नहीं, यहाँ पे दिया है only the Lok Sabha can come up with this. ठीक है. क्यों? इसका रीज़न क्या होगा? आप सोचो. राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा, देखो लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पीपल. पीपल आर डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द इमरजेंसी. ठीक है. सो द पीपल शुड हैव द फाइनल से कि इमरजेंसी बंद करनी है कि नहीं. बिकॉज राज्यसभा में क्या हो सकता है? राज्यसभा में देयर में बी अ मेजोरिटी ऑफ द, मतलब द रूलिंग डिस्पेंसेशन जो गवर्नमेंट है, दे मे नॉट हैव अ मेजोरिटी इन राज्यसभा, है ना. तो ऐसा हो सकता है कि स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है ना. सेंटर पे सपोज जो भी है, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, तो स्टेट्स कोल्यूड करके कर सकते हैं कि वो लोग इमरजेंसी बंद करा दें. ठीक है. सो दैट मे नॉट बी वेरी viable for the government as a whole, because central government has to look after the entire country, है ना. So they should be having the final say regarding when to end the this thing national emergency. ठीक है. नेक्स्ट है स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा. सो अंडर आर्टिकल 249 312, हाँ ये सब देखते हैं. सो आर्टिकल 249 के अंडर तो राज्यसभा कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट. ठीक है. सो ये कैसे करेंगे ये पास, ये वाला रेजोल्यूशन? दिस रेजोल्यूशन विल बी पास्ड बाय अ 2/3 majority of members present and voting, and it is necessary in national interest. ठीक है. And only this will happen only if that matter on which they have to legislate is necessary in national interest. ठीक है. तो वो बोल सकते हैं कि आप legislate करो ये state list के matter पे. ठीक है. Then what else? राज्यसभा can also authorize the parliament
to create new all India services which are common to both central and the states. ठीक है, ये भी कर सकते हैं. This is again a special power. फिर under Article 67, the resolution for removal of the vice president can only be introduced in the Rajya Sabha. So this is also very important. ठीक है. लेट मी जस्ट चेक अगर स्पीकर को हटाने का रेजोल्यूशन है तो कैन इट बी introduced in the Rajya Sabha or not. Let me just check it once. Resolution to remove Lok Sabha speaker introduced in Rajya Sabha. ठीक है, इट कैन नॉट बी. यहाँ पे वही दिया है कि resolution for removal of vice president will be introduced only in the Lok Sabha, Rajya Sabha. Similarly, resolution for the removal of this thing speaker can only be introduced in the Lok Sabha. ठीक है, so be careful with this. Then articles 352, 356 or 360, that is emergency provisions. Emergency का approval when the Lok Sabha has been dissolved, that rests only with the Rajya Sabha. ठीक है, so this is also important to know कि अगर लोकसभा ही नहीं है तो इट विल बी द राज्यसभा विल बी अप्रूविंग इट, बिकॉज इट इज़ द कंटिन्यूइंग हाउस है ना, वो कभी बंद नहीं होती है. ठीक है, और बाकी 67 आप वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल से कर लो. 312 ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, 123 से 312. और 249 क्या है, पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट मैटर्स ऑन द स्टेट लिस्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, सो वील फर्स्ट डू द क्वेश्चंस व्हिच वी हैड लेफ्ट अबव, फिर वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये रहे. क्या है सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा टू ratify. एक्सक्लूसिव पावर क्या क्या है लोकसभा की? टू ratify द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी है ना, ratify इमरजेंसी. फिर टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हमें एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा बताना है. To pass a motion of no confidence against the, this is an exclusive power. To impeach the president of India, ये exclusive नहीं है. Ratify emergency, that is not also not exclusive. ठीक है, so answer should be B. ठीक है, हमने अभी पढ़ा था. Then we adopted a parliamentary democracy based on British model, but how does our model differ from that model? As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of Parliament to legislate is limited. This is correct. ठीक है. Then in India, matters related to constitutionality of the amendment of an act of parliament are referred to the constitutional bench by the Supreme Court. This is also correct. ठीक है, so the answer ideally should be option C. Let me just check. हाँ सही है. ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट है, राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग. राज्यसभा लोकसभा सेम पार्ट्स कहाँ पे? मैटर्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस नहीं, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर द रिमूवल ऑफ द, ये करेक्ट है वैसे, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है, मेकिंग कट मोशंस में नहीं है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी. 3 का क्या है? बी. ठीक है, नेक्स्ट है, consider the following statements. In the election for Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared or elected. तो ये गलत है, FPTP है क्योंकि हमारा. Then, according to the provisions laid down in the Constitution, in the Lok Sabha, the speaker's post goes to the majority party and डेप्टी स्पीकर्स टू द ऑपोजिशन. तो ऐसा कुछ भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आंसर विल बी डी, नाइदर 1 and no 2 are करेक्ट. ठीक है, देन क्वेश्चन 5. Consider the following statements. The legislative council of a state in India can be larger in size than half of the legislative assembly of that particular state. तो ये गलत है. ठीक है, ये दिस इज इन फैक्ट वन ऑफ द limitations on the size of a legislative council. Okay, so this is wrong. Then governor of a state nominates the chairman of the legislative council of that particular state. क्या governor of a state nominates the chairman of the legislative council? This is also nominate करते हैं. I am not sure about this है ना. We have not read about legislative council yet.
बट नॉमिनेट नहीं होता है, ही इज ऑल्सो इलेक्टेड। ठीक है, शायद जहाँ तक मेरे को पता है। ठीक है, वील हैव टू सी दिस वंस वी रीड अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, then what else? Consider the following statements. Rajya Sabha has no power either to reject or to amend a money bill. Reject or amend करने का, this is correct. ठीक है, then the Rajya Sabha cannot vote on demands for grants, this is also correct. The Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement, ये गलत है, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या बताना है हमको, करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, 1 and 2 ओनली। ठीक है, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। we'll do this question after we have read the theory given below, है ना। लीडर्स इन पार्लियामेंट देख लेते हैं सबसे पहले। क्या क्या दिया है यहाँ पे, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड द विप। ठीक है, सो दीज आर द मेन लीडर्स, लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विप। लीडर ऑफ हाउस कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर, इफ द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, और मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन लोकसभा, और अ मिनिस्टर nominated by the prime minister in Rajya Sabha. ठीक है, सो इट इज़ अप टू हिम, ही वांट्स टू नॉमिनेट। असली में क्या होगा, अगर लोकसभा में है प्राइम मिनिस्टर, इफ द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, देन ही हिमसेल्फ विल बी द लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, बट इफ द प्राइम मिनिस्टर is in the Rajya Sabha, then he may nominate someone from the Lok Sabha to be the leader of the house, और अगर उनको नहीं बनना है, या तो इफ़ ही हैज़ नॉट बीन येट इलेक्टेड, ऐसा रहता है ना, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्ट होना होता है, या in that case he can nominate any member either from the Rajya Sabha or the Lok Sabha. ठीक है, so even a Rajya Sabha member can be a leader of the house. ठीक है, this is not mentioned in the constitution though, and source क्या है इसका, rules of the house है इसका source। ठीक है, this is also important to know। ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, एंड इट इज़ मेंशन इन द ओनली इन द रूल्स ऑफ द हाउस, तो रूल्स जो भी होते हैं उसमें मेंशनड है। नेक्स्ट है, कंडक्ट्स गवर्नमेंट बिजनेस इन द हाउस एंड एक्ट्स एज द चीफ स्पोक्स पर्सन फॉर द मेजॉरिटी पार्टी इन पावर। ठीक है, नाउ वी लुक एट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी और कोalition विच हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय द, ये इंपॉर्टेंट है, रिकग्नाइज्ड बाय द स्पीकर होना चाहिए। ठीक है, देन देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन एज वेल। क्या है, मिनिमम स्ट्रेंथ फॉर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रिकग्निशन क्या है, दे शुड हैव एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल, मतलब 1/10 ऑफ द सीट्स शुड बी ऑफ दैट पार्टी। ठीक है, टू होम द लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिलोंग्स। ठीक है, समझ गए, मतलब 550 सीट्स हैं, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाली जो पार्टी रहेगी उसके पास एटलीस्ट 55 सीट्स शुड दे शुड बी हैविंग। ठीक है, और अगर लोग राज्यसभा में बनना है तो 25 सीट्स एटलीस्ट दे शुड बी हैविंग। ठीक है, सो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की जितना सीट्स रहना चाहिए, है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। दिस वॉज रिकग्नाइज्ड सिंस 1969, है ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड सिंस 1969. Statutory acknowledgement was given in salary and allowance of leader of opposition in Parliament Act of 1977. First leader of opposition was from the INC-O in 1969. ठीक है, तो ये असली में 1969 से पहले ना सारा वही होता था, कांग्रेस ही था पूरा ज़्यादातर लोग। इट वॉज ओनली आफ्टरवर्ड्स दैट न्यू रीजनल पार्टीज केम इन टू बीइंग, है ना। तो फिर 1969 के बाद से दिस वॉज बीइंग रिकग्नाइज्ड। कहाँ पे रिकग्नाइज करते हैं इसको, प्राइमरीली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कोई भी प्रोविजन, इट इज़ इन द स्टैट्यूटरी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी एक्नॉलेजमेंट इन द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1977। ठीक है, 1977 का एक्ट है, 69 में स्टार्ट हुआ, उसके अराउंड 10 साल मान लो, 77 8 साल हुआ है एक्चुअली। ठीक है, सो स्टैट्यूटरी एक्नॉलेजमेंट है ये, दिस इज़ नॉट नॉर्मल कोई एग्जीक्यूटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना कि बस रूल्स ऑफ हाउस के अंडर एक्नॉलेज करें, नहीं, दिस हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड इन अ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो कौन सा एक्ट है, सैलरीज एंड अलाउंसेस
of Leaders of Opposition in Parliament Act of 1977. So maybe their salaries and allowances are slightly different from others. ठीक है. First leader of opposition was from INCO in 1969. ठीक है, ये भी याद रखना. They have a status equivalent to a cabinet minister. ठीक है, so this is also important. और फिर फर्स्ट लोकसभा में Communist Party of India was the largest opposition party, but they didn't get this position because 1969 से this has started actually. ठीक है, सो CPI था तब, कम्युनिज्म काफ़ी बढ़ रही थी ना, सोशलिज्म, तो उससे आप नोन कर लो. देन USA का इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं? USA का इक्विवेलेंट ऑफ अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज द माइनॉरिटी लीडर. ठीक है, UK का इक्विवेलेंट क्या है? शैडो मिनिस्टर. ठीक है, जो विप होता है, विप इज अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू इंश्योर पार्टी डिसिप्लिन एंड अटेंडेंस इन हाउस प्रोसीडिंग्स. ठीक है, तो विप मतलब वो विप होता है ना, मारने वाला, उससे आप उनको लिंक कर लो. ठीक है, तो क्या होंगे? एक समवन अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू इंश्योर के पॉलिटिकल पार्टी में डिसिप्लिन रहे, और दे मेंबर्स अटेंड द हाउस प्रोसीडिंग्स रेगुलरली, और जब वोटिंग हो सो दे वोट अकॉर्डिंग टू द वट एवर द पार्टी लाइन इज. ठीक है, देन what else? This has not been mentioned in the constitution or rules of house of any parliament or the state legislatures. ठीक है, इसमें also important to know. ठीक है, इट इज़ अ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन. ठीक है, तो ये कहीं पे भी नहीं मेंशन है, स्टैट्यूटरी चीज़ भी नहीं है. इट इज़ नाइदर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ हाउस ऑल्सो. ठीक है, इट इज़ जस्ट अ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन कि विप होना चाहिए. ठीक है, इसका नाम भी इसलिए ऐसे इनफॉर्मल सा रखा है, विप. ठीक है, देन गवर्नमेंट चीफ विप इन लोकसभा. अच्छा ठीक है, जो गवर्नमेंट का जो चीफ विप होता है लोकसभा में, इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. ठीक है, और गवर्नमेंट का चीफ विप इन राज्यसभा कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स. सो दिस इज ऑल्सो कन्वेंशन. देर इज़ नो ऑफिशियल जो भी क्या कहते हैं, अग्री कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं मेंशन है कि ऐसा होना चाहिए, बट ठीक है ना. और बस ये देखना है इसमें, है ना. नाउ वील डू द क्वेश्चन विच वी आर लेफ्ट अबव. क्या है? In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was the Swatantra Party. So ये गलत है. It was Communist Party. ठीक है. In the Lok Sabha, a leader of opposition was recognized for the first time in 1969. This is correct. Then, in the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leaders cannot be recognized as the leader of opposition. कितना दिया है? 75 नहीं, हमारा 1/10 होना चाहिए, तो 55 हो गया. ठीक है, सो अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. क्या होगा आंसर? 2 इज करेक्ट. ठीक है, अभी इफ़ भी देखो, ये जो पॉलिटी वाले क्वेश्चन है ना, इसमें ज़्यादा गेस वर्क नहीं लगाना है. वो जो इंटेलिजेंट गेसिंग वगैरह वो बताते रहते हैं ना कि ये अगर आपका फैक्ट दिया है गलत है, ईयर दिया है गलत है, तो यहाँ पे देखो ईयर दिया है पर सही है. ठीक है, और यहाँ पे फैक्ट है तो ये चलो गलत है, यहाँ पे भी गलत है, बट देर इज़ फॉर पॉलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो थोड़ा बेसिक्स से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यू शुड नॉट बी अप्लाइंग दीज रूल्स हियर. ठीक है, डू नॉट रिलाई ऑन देम टू मच. क्योंकि असली में होता क्या है, ऐसे हमको लग रहा है कि वो हमने रूल पढ़ के गए, वहाँ पे ऐसे 3-4 रूल यहाँ लग सकते हैं. ठीक है, वो इंटेलिजेंट गेसिंग वाला जो आते रहता है ना, टेक्निक्स, मेमोरी टेक्निक्स की, मेमोरी नहीं, वो स्मार्ट गेसिंग टेक्निक्स वगैरह जो आते हैं यूट्यूब पे अलग, उसमें ना क्या होगा, देर विल बी 2 to 3 टेक्निक्स विच विल बी एप्लीकेबल हियर. ठीक है, तो वो एग्ज़ाम में आपको कौन सा वाला स्ट्राइक किया, कौन सा आंसर मार्क करा. ठीक है, तो वो असली में ज़्यादा प्रैक्टिकल होता नहीं है ना. वो हमें लगता है कि इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, बट इफ़ यू एक्चुअली सी, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर लाइक अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसलिए डू नॉट रिलाई ऑन दैट, स्पेशली फॉर दीज बेसिक थिंग्स.
नेक्स्ट देखते हैं ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इसका वील डू द क्वेश्चन आफ्टर वी हैव रेड द थ्योरी, ठीक है। तो हाँ, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सो सबसे पहले वी हैव द स्पीकर, है ना। उसके बाद में कौन है, डेप्यूटी स्पीकर है। उनके भी बाद में कौन है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, ठीक है। तो ये तीन है। तो सबसे पहले वील स्टार्ट विद द लोकसभा में, है ना, लोकसभा के देख रहे हैं सबसे पहले, फिर देन वील मूव टू द राज्यसभा। लोकसभा में कौन कौन रहेगा। अच्छा, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट के हमने आर्टिकल्स भी पढ़े थे, कौन से थे। ऑफिसर 90 से स्टार्ट हो रहा था, 97 तक जा रहा था, है ना, आर्टिकल नंबर, ये दिस वाज द रेंज। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या था, 101 से 104 तक, ठीक है। सो दीज रेंजेस यू शुड बी नोइंग, ठीक है। तो स्पीकर देखते हैं, इलेक्शन क्या है, दे आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स ऑन अ डेट फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय अ सिंपल majority. So the date will be fixed by the president. President fix कर रहा है, मतलब who is effectively fixing the date, it is the central government, ठीक है। कैसे करते हैं इलेक्ट, सिंपल majority से। सो बिकॉज नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई एज सच कुछ, इट डज नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेयरिंग ऑन एनी राइट्स ऑफ एनी वन, सो दैट इज़ वाई सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। टेन्योर क्या है, इट इज़ नॉर्मली को टर्मिनस विद द लोकसभा, ठीक है। हाउ एवर जो लोकसभा का जो स्पीकर है, he or she continues even after dissolution, ठीक है, till the first meeting of the next Lok Sabha happens, till then the speaker continues to be in the seat, ठीक है, continues to be in power, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट concept कि जब तक नई लोकसभा ना आ जाए तब तक ही स्टिल बी द स्पीकर। देन रेजिग्नेशन कब होगा, दे विल रिजाइन, द स्पीकर विल रिजाइन बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। सो अपने डेप्यूटी को लिख के दे विल रिजाइन। रोल क्या है, first of all they will be having no vote in the first instance, and they will have only a casting vote only in cases of a tie, and especially when they are presiding, only then। अगर प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं तो कास्टिंग वोट भी नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन नॉट प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स विच डिस्कस देयर ओन डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो उस केस में इफ़ दे आर नॉट प्रिसाइडिंग, दे वोंट बी हैविंग अ कास्टिंग वोट ऑल्सो, ठीक है। Then final authority on whether a bill is a money bill or not, even then they can decide. Then they can also preside over a joint sitting speaker. They will also decide regarding disqualifications arising from defection. Okay, however, this is subject to judicial review, so this is important to know. नेक्स्ट है सैलरी, क्या रहता है इनका, इट इज़ चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सो इट इज़ अ चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है। इट इज़ नॉट मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। डिफरेंस क्या रहेगा, जो भी चार्ज एक्सपेंडिचर होता है दैट इज़ नॉट ओपन फॉर द वोट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। देन रिमूवल, सो रिमूव अगर करना है उनको, सो देयर हैज़ टू बी रेजोल्यूशन पास्ड बाय resolution of effective majority, that is majority of all the then members present in, present नहीं मतलब जितने भी members हैं, जैसे अभी कितने हैं, 543 members are there in the Lok Sabha, so इनका majority should be passed, only then a resolution for removal of the Lok Sabha speaker will be brought into being, है ना। 14 days का notice भी देना है उनको। then the support This resolution can be brought only by the support of at least 50 members, ठीक है। जो ये है स्पीकर, दे कैन नॉट प्रिसाइड ओवर दिस मोशन, है ना। तो दे, सिंस दे कैन नॉट प्रिसाइड, देयरफॉर दे कैन नॉट कास्ट अ कास्टिंग वोट ऑल्सो, ठीक है। और दे कैन वोट इन द फर्स्ट हाँ ये रहा, दे कैन ऑल्सो वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट नो कास्टिंग वोट, ठीक है। नहीं तो फिर वो उन्हीं के हाथ में आ गया कि मेरे को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं, तो वो नहीं बोलेंगे, है ना, ठीक है। तो ये भी है। सो इफेक्टिव मेजोरिटी यहाँ पे लगती है ना, लेट मी जस्ट वंस चेक एग्जैक्टली इफेक्टिव मेजोरिटी।
वही है, जितने वेकेंट सीट्स हैं उनको हटा देंगे, है ना। सो असली में कितने सीट्स हैं हमारे, 550 हैं, विच आर बीन असाइंड टू द लोकसभा। बट अभी कितने मेंबर्स हैं, 543। ठीक है, सो इसका मेजोरिटी विल बी नोन एज द इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब कि इफेक्टिव जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स हैं उनका मेजोरिटी विल बी टेकन। ठीक है, देन स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम हमें पता है टेम्पररी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, was appointed by the president to administer the oath to new members and conduct the election of the speaker। ठीक है, यूजुअली इट इज़ द सीनियर मोस्ट मेंबर, है ना, ये पता है हमको। बस इसमें और कुछ नहीं है लर्न करने का। ये इफेक्टिव मेजोरिटी, 14 डेज नोटिस, 50 मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन क्या होगा, कैसे होगा, इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स आफ्टर द स्पीकर्स इलेक्शन ऑन अ डेट फिक्स्ड बाय द स्पीकर। इसका स्पीकर का खुद का जो इलेक्शन होना था उनका डेट किसने करा था, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हो गया। देन ये आई जस्ट हाईलाइट दिस ऑन अ डेट फिक्स्ड बाय द स्पीकर। ठीक है, सिंस द 11th लोकसभा द डेप्यूटी स्पीकर इज यूजुअली फ्रॉम द मेन ऑपोजिशन, सॉरी, बाय कन्वेंशन बट नॉट बाय मैंडेट। ठीक है, तो कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से लेंगे। मोशन फॉर इलेक्शन इज मूव्ड एंड सेकेंडेड बाय द मेंबर्स। तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन के लिए देयर विल बी अ मोशन विच हैज़ टू बी मूव्ड बाय द मेंबर्स एंड ऑल्सो सेकेंडेड बाय द मेंबर्स। सिंस 2019 द पोस्ट हैज़ बीन लाइंग वेकेंट, a first for a full term 17th Lok Sabha continuing in the 18th Lok Sabha। ठीक है, तो क्या हुआ, 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम से दिस हैज़ बीन लाइंग वेकेंट। देन अभी जो इलेक्शन हुआ था 23, ठीक है, उसमें भी इट हैज़ बीन लाइंग वेकेंट। ठीक है, सो मतलब 17th एंड 18th, 18th तो अभी चल ही रहा है, 17th में इट हैज़ बीन वेकेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, रोल क्या है, दे विल बी परफॉर्मिंग द सेम ड्यूटीज एज दैट ऑफ द स्पीकर। ठीक है, व्हेन द ऑफिस इज वेकेंट और व्हेन द स्पीकर इज एब्सेंट। ठीक है, स्पेशल प्रिविलेजेस क्या है, इफ़ दे आर अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी देन द डेप्यूटी स्पीकर ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन। सो ये आपको पता होना चाहिए कि दिस थिंग applies to the speaker as well and even the deputy speaker। So in case a deputy speaker is appointed to a parliamentary committee, they will automatically become the chairman of that committee। ठीक है, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेप्यूटी स्पीकर में भी ये चलता है। ठीक है, देन पोजीशन, दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। कन्वेंशन क्या है, सिंस द 11th लोकसभा स्पीकर कम्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। तो ये कब से हो रहा है, ये सवाल पूछ सकते हैं, कब से, 11th लोकसभा से। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, 18th चल रहा है अभी। ठीक है, then the speaker and deputy speaker do not make and subscribe to any separate oath or affirmation। तो no separate oath और affirmation जो नॉर्मल मेंबर्स की होती है वही लेते हैं। ठीक है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स का क्या है, दे आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, up to 10 members are generally appointed and they will preside the house in the absence of both the speaker as well as the deputy speaker। ठीक है, इनको बोलते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। दे कैन नॉट प्रिसाइड व्हेन बोथ द ऑफिसेज आर वेकेंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बोथ ऑफिस आर वेकेंट, ऑफिसेज आर वेकेंट, देन दे कैन नॉट बी प्रिसाइडिंग। ठीक है, अगर कोई एब्सेंट है दोनों में से देन दे कैन। ठीक है, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ मेंबर टू परफॉर्म द ड्यूटीज अंटिल द इलेक्शंस आर हेल्ड। क्या दिया है, प्रेसिडेंट विल बी अपॉइंटिंग अ मेंबर। ठीक है, इन केस बोथ ऑफ देम आर वेकेंट देन क्या होगा, प्रेसिडेंट विल बी अपॉइंटिंग अ मेंबर, है ना, जैसे वो स्पीकर प्रोटेम भी वही करते हैं अपॉइंट, है ना। सिमिलरली इन केस बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का सीट्स आर वेकेंट देन प्रेसिडेंट विल बी अपॉइंटिंग सम मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं राज्यसभा। सो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन है, दिस इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। दे सर्व एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना, अभी हमने देखा भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस अनलाइक द स्पीकर हु इज अ मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, पावर्स आर सिमिलर टू द स्पीकर बट दो एक्सेप्शंस है, दे कैन नॉट डिसाइड ऑन मनी बिल
एंड दे कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए ना, जॉइंट सिटिंग में दे वोंट बी प्रिसाइडिंग। ठीक है, देन रिमूवल कैसे होगा, नो रिमूवल अंटिल दे आर रिमूव्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट, तो ये है। Then a resolution, if they want to remove the vice president, then a resolution has to be passed by an effective majority in the Rajya Sabha again and agreed to by a simple majority in the Lok Sabha. So this is important. अगर रेजोल्यूशन पास करना है तो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, पर एक सिंपल मेजोरिटी लोकसभा में भी चाहिए। बट दी ऑपोजिट डज नॉट होल्ड ट्रू। अगर स्पीकर को हटाना है तो नॉर्मल उससे हट जाएंगे वो, सिंपल मेजोरिटी, सॉरी, इफेक्टिव मेजोरिटी लोकसभा से हट जाएंगे। यू डोंट हैव टू गो टू द दिस थिंग राज्यसभा। बट वाई इज इट सो, बिकॉज स्पीकर को कैसे इलेक्ट होते हैं, वो लोकसभा मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं। वेराज जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ राज्यसभा as well as the Lok Sabha. So that is why if the vice president has to be removed, both of them should have a say. ठीक है, तो इसलिए ऐसा है। देन क्या दिया है डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में। Deputy chairman is elected by the Rajya Sabha by a simple majority of the members present and voting. So it is a member, member of the Rajya Sabha itself will be elected as the deputy chairman. Removal कब होगा, वही इफेक्टिव मेजोरिटी प्लस, वही कैसे होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी प्लस 14 डेज का नोटिस। ठीक है, एंड दे विल बी हैविंग द सेम पावर्स एज द चेयरमैन व्हेन प्रिसाइडिंग एंड दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट नहीं है चेयरमैन के। ठीक है, एक चीज़ मेरे को चेक करना था, रेजोल्यूशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है, हाँ वही 14 डे नोटिस है, और उसमें वो नहीं दिया है कि कितने लोग उनको वो करना है सजेस्ट। ये तो यहाँ पे दिया है ना कि 50 मेंबर्स, कहाँ गया स्पीकर, हाँ 50 मेंबर्स शुड सपोर्ट द रेजोल्यूशन ओनली देन कैन इट बी ब्रॉट इन। ठीक है, यहाँ पे देयर इज नो एज सच प्रोविजन गिवन। ठीक है, बस नोटिस पीरियड दिया है और इफेक्टिव मेजोरिटी से इट शुड पास एंड दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, है ना। सो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन आर नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन टू प्रिसाइड इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, तो they cannot be presiding when both offices are vacant. So this is similar to that in Lok Sabha. And अगर दोनों offices vacant है, then president will be appointing a member to discharge the duties until the elections are held. ठीक है, next we look at the secretariat of the parliament. So ये पढ़ने से पहले we'll just do the question which we had left earlier. ये वाले सवाल छोड़े थे ना। So first of all क्या है, consider the following statements. On the dissolution of the House of People, that is Lok Sabha, Speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the House of People after the dissolution. This is correct. ठीक है, according to the provisions of the Constitution of India, a member of the House of People, on being elected as the Speaker, shall resign from his or her political party immediately। गलत है ये, ऐसा कुछ इंडिया में नहीं है। ठीक है, then Speaker of the House of the People may be removed from his or her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the members of the House. Majority of all the then members of the House. This is correct. Effective majority. Provided that no resolution should be moved unless at least 14 days notice has been given. This is also correct. ठीक है, so third भी सही है। 1 and 3 only होना चाहिए। इसका आंसर क्या दिया है, ठीक है 1 and 3 only। नेक्स्ट देखते हैं, with reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements. While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration, he and she shall not preside, this is correct. He or she shall not have the right to speak, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये गलत।
he or she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. And again, this is wrong. They can vote, but they cannot put a casting vote. ठीक है, सो वन ओनली रहेगा आंसर. क्या है सेकंड का? ए. ठीक है. देन थर्ड देखते हैं. विद रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, consider the following statements. So, as per the rules of procedure, the election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix. This is correct. ठीक है, पर ये क्या बोल रहा है इन लोगों ने? एज पर द रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा. सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो कि इसमें दिया है कि नहीं. देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है. ठीक है, सो आई हैव टू चेक इफ. रुक जाओ, थर्ड का ए सही है. सो ठीक है, ये सही है ना. वैसे वी नो दिस फैक्ट एग्जिस्ट्स, बट आई वाज नॉट श्योर कि अगर इसी डॉक्यूमेंट में दिया है कि इट इज़ जस्ट अ कन्वेंशन विच दे फॉलो. ठीक है, सो इट हैज़ बीन इंडीड मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर. ठीक है. Then there is a mandatory provision that election of a candidate as a deputy speaker, mandatory लिख दिया है, shall be from either the principal opposition party or the ruling party. तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. Then deputy speaker has the same power as the speaker when presiding over the sitting of the house, and no appeal lies against his rulings. तो देखो सेम पावर तो है, बट ऐसा नहीं है, नो अपील का कुछ सिस्टम नहीं है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी, बट आई डू नॉट नो इफ ये गलत होना चाहिए. पता नहीं इन्होंने क्या दिया आंसर में. देखते हैं. द वेल established parliamentary practice regarding the appointment of the deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. देखो ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो. रुक जाओ देखने दो. इसका आंसर क्या दिया है इन्होंने? 3 का ए दिया है. 1 and 3 ओनली. देखो नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग्स. आई एम वेरी डाउटफुल इफ दिस इज करेक्ट. ठीक है, इन्होंने ए गलत सही दिया है. फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ये जो प्रिंसिपल है ड्यूली सेकेंडेड वाला, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है ड्यूली सेकेंड. इट इज़ द, वेट अ सेकेंड, आई जस्ट शो इट टू यू. हमने पढ़ा था ये सेकेंडेड बाय द मेंबर्स है. ठीक है, मोशन फॉर इलेक्शन इज मूव्ड एंड सेकेंडेड बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स. ठीक है, तो वो गलत हो गया. अब नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग्स इज समथिंग विच इज़ नॉट सिटिंग वेल विद मी, बट हमें पता है कि ये सारे गलत हैं. तो सिंस ओनली ये वाला ऑप्शन कैन बी पॉसिबल, तो इसलिए इन्होंने दे दिया होगा. बट दिस डज नॉट सीम करेक्ट टू मी बिकॉज यू कैन डेफिनेटली गो टू द जुडिशरी एंड अपील. ठीक है, तो ये हो सकता है. मे बी दे मीन टू से कि अपील विद इन द लेजिस्लेचर नहीं होगा, है ना. ऐसा नहीं है कि आपने डिप्टी स्पीकर ने कुछ बोला तो आप स्पीकर से अपील करा रहे हैं. ठीक है, हाँ, दैट विल नॉट अप्लाई, बट ओवरऑल आई थिंक ये दे शुड नॉट. जुडिशरी को तो अपील कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit. अच्छा, exempt several posts from disqualification on the grounds of office of profits. तो ये अभी हमने देख लेते हैं. The above mentioned act was amended 5 times. So this is a very difficult question. तो अगर देखो ये हम we'll have to use intelligent guessing techniques over here, है ना. क्या लिखा है? 5 टाइम्स. तो इसको आप वो कर लो, गलत मान लो, बिकॉज ये फैक्ट दिया है ना. ये गलत मान लेंगे हम लोग. तो अगर 2 को गलत मान लिया सो आंसर शुड बी बी, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है, दैट इज़ वाई इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक्स आर नॉट वेरी हेल्पफुल मेनी टाइम्स. ठीक है, तो हम अगर इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे तो 3 होना चाहिए, बट नहीं. टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ वेल डिफाइंड. अच्छा हाँ, तो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है. ठीक है, तो थर्ड इज़ ऑल्सो रॉन्ग. तो ये गलत हुआ. तो दिस इज़ मोर रॉन्ग बिकॉज देखो ये तो फिर भी हो सकता है. ये वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, सो दिस विल डेफिनेटली बी रॉन्ग. सो 1 and 2 आर करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, पार्लियामेंट
प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1958 है ना. पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 it exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit. ठीक है. लर्न कैसे करेंगे इस एक्ट को. 1959 का एक्ट है ना. सो फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था. 1951 में. फर्स्ट लोकसभा हुई 51-52 में it was formed and after one decade मान लो approximately 1 decade they came up with the prevention of disqualification act. ठीक है. सो ये हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट. सो the Secretariat of the Parliament is a constitutional body under Article 98. ठीक है. ये important है कि it is a constitutional body and it comes under Article 98. ठीक है. तो Secretariat 90s हमें पता है उनकी बात हो रही है. इनफैक्ट when did it start. 70s से स्टार्ट हो गया था ना हमारा पार्लियामेंट. ये रहा कहाँ गया. 79 से स्टार्ट हो गया था. यहाँ भी पढ़ा था हमने. ठीक है. 79 to 88 है ना. फिर 98 बोला इन्होंने. 98 इज रिलेटेड टू द अभी जो हम पढ़ रहे हैं सेक्रेटेरिएट. ठीक है. तो उसको लर्न कर लेते. 98 98 सेक्रेटेरिएट का जो एस है अगर उसको आप साइड से भी बंद कर दोगे तो 8 बन जाएगा और पार्लियामेंट का आप 9 ले लो है ना. तो 98 वैसे हो गया. ठीक है. दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. पी को इन्वर्ट कर दिया तो 9 बन जाता है. सो सेक्रेटेरिएट 98. There will be a separate secretariat for both the Lok Sabha and Rajya Sabha each. ठीक है. separate secretariats हैं दोनों के. They are led by a secretary general and they are appointed by the presiding officer of the respective houses. ठीक है. secretary general head करेगा and the secretary general is appointed by the presiding officer of each house. ठीक है. तो गवर्नमेंट वगैरह नहीं कर रही है अपॉइंट है ना. हमें लगेगा कि क्या पता प्राइम मिनिस्टर कर रहा हो या प्रेसिडेंट कर रहा हूँ. प्रेसिडेंट हमें भी मोस्ट प्रोबेबली फील के प्रेसिडेंट में बी द वन विल बी अपॉइंटिंग द सेक्रेटरी जनरल. बट नो, द सेक्रेटरी जनरल इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ठीक है. बिकॉज प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द वन हु नोज द मोस्ट अबाउट द हाउस. ठीक है. सो ही और शी विल बी अपॉइंटिंग. ठीक है. नाउ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में देख लेते हैं क्या होता है. डेफिनेशन क्या है. इट इज़ अ पोजिशन ब्रिंगिंग फाइनेंशियल गेन, बेनिफिट और एडवांटेज. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. इसमें एग्जेम्पशन के लॉज क्या हैं अभी जो हमने पढ़ा. पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959 इट एग्जेम्प्ट्स सेवरल पोस्ट्स फ्रॉम ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. देन इट हैज़ बीन अमेंडेड 5 times. ठीक है. एंड इट एग्जेम्प्ट्स फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. 5 बार डिस्क्वालीफाई कर दिया. ऐसे लर्न कर लो. कोई इंसान है उसको 5 बार डिस्क्वालीफाई कर दिया. ठीक है. 5. सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स. हाँ वो एग्जेम्पशंस भी दिया है इसमें. देन कॉन्सिक्वेंस क्या है. होल्डिंग अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है. इफ यू होल्ड अ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड. देन मिनिस्टर्स को एग्जाम्पशन है. अ पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर मियरली बीइंग अ मिनिस्टर. ठीक है. ये भी पता होना चाहिए. नाउ वील डू दीज क्वेश्चंस आफ्टर वी हैव रेड द थ्योरी. वील बी रीडिंग अबाउट द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट नाउ है ना. सो कितना है छोटा है ना. तो देखो. समनिंग ऑफ पार्लियामेंट. द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू समन द पार्लियामेंट एट अ टाइम एंड प्लेस विच ही डीम्स फिट. ठीक है. अंडर आर्टिकल 85. ठीक है. सो इट इज़ अप टू द प्रेसिडेंट टू समन द पार्लियामेंट. ठीक है. देन मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस कितना नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी मोर दैन 6 months अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. दस अ मिनिमम ऑफ 2 सेशंस शुड बी देयर पर ईयर. देर आर नो मैंडेटरी डेज. कभी भी कर सकते हैं. ठीक है.
यूजुअली देयर आर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. कब 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 होता है? एक तो हमारा बजट सेशन होगा, उसके बाद में मॉनसून सेशन और देन विंटर सेशन. ठीक है, दीज आर द थ्री विच नॉर्मली टेक प्लेस, है ना. और बस इतना याद रखना है. कभी कभी स्पेशल सेशन भी होता है, वो भी पता होना चाहिए. सो 6 months ये लर्न करना है. और इट इज़ अप टू द प्रेजिडेंट टू समन द पार्लियामेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ सेशन, देन रिसेस होता है, फिर एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट, साइन डाई, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन. तो सबसे पहले जो सेशन है, दिस इज द पीरियड बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग एंड प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन. ठीक है. अथॉरिटी कौन होता है इसमें? प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटी. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेशन मतलब कि पीरियड बिटवीन फर्स्ट सिटिंग एंड द प्रोरोगेशन और द डिसोल्यूशन. Then recess क्या है? It is the period between prorogation of a house and its reassembly in a new session. ठीक है, that is known as the recess. ठीक है, तो जो बजट और मानसून के बीच में जो टाइम होगा that will be recess. Again मानसून और विंटर recess. ठीक है. Then you have adjournment, suspension of sitting for a specified amount of time. जैसे कि hours, days or weeks, that will be known as the adjournment. ठीक है. तो सेशन कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट. वेराज एडजॉर्नमेंट कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेली मना किया है ना, कि टेम्परेली थोड़े दिन मत आओ, छुट्टी रखो, है ना वो. फिर एडजॉर्नमेंट साइन डाई क्या है? इट टर्मिनेट्स द सिटिंग ऑफ द हाउस विदाउट अ फिक्स्ड डेट. यहाँ पे क्या रहेगा? स्पेसिफाइड टाइम रहेगा. यहाँ पे देयर वोंट बी अ फिक्स्ड डेट. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इन केस ऑफ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशंस, जब पता नहीं है कि क्या चल रहा है, in that case they will be adjourned without any fixed date. ठीक है. It does not affect the bills or any other pending business. And authority, again the presiding officer only. Next है prorogation. This terminates a sitting and session of the house. It does not affect the bills or any other pending businesses. All the pending notices lapse on prorogation and fresh notices have to be given for the next session. ठीक है. बिल्स वगैरह को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओनली द नोटिसेज विल लैप्स. ठीक है. बिल्स डू नॉट लैप्स. बिल्स रहते हैं प्रोरोगेशन पे. एंड अथॉरिटी कौन है प्रोरोग करने के लिए? प्रेसिडेंट. ठीक है. देन व्हाट एल्स? डिसोल्यूशन. दिस रेफर्स टू द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द हाउस. ठीक है. सो न्यू हाउस विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द जनरल इलेक्शन, है ना. ओनली द लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा. ठीक है. Because it is a continuing house. Then it can be automatic or may be dissolved early by the president. ठीक है, it is up to them. Then dissolution is irrevocable. तो ऐसा नहीं कि एक बार डिसॉल्व कर दिया फिर उनको लगा अरे नहीं क्या कर दिया, तो it is not revocable. ठीक है. Then all pending businesses including bills, motions, resolution, etc. they should be pending before the Lok Sabha or its committee, which are pending before the Lok Sabha or all its committees will lapse. जो भी लोकसभा के पास सामान है, बिल वगैरह, दैट विल लैप्स बिकॉज द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व. ठीक है. राज्यसभा के पास है कुछ भी, दैट वोंट लैप्स. ठीक है. अथॉरिटी क्या है? अगेन प्रेसिडेंट. इसके लिए भी, इसके लिए एक हल्का सा जस्ट शो दिस टू यू वाया डायग्राम सेशंस का. देखो सबसे पहले क्या रहेगा? प्रोरोगेशन. नहीं सॉरी, मैं बताती हूँ आपको. ये सपोज ये ऐसे नहीं दिखेगा अच्छे से. सपोज ये टाइमलाइन है. दिस इज द इंटायर टाइमलाइन फॉर 18th लोकसभा मान लो. ठीक है. तो 5 साल का ये टाइमलाइन है. 18th लोकसभा चल रहा है. 18th लोकसभा में देयर विल बी 5 years. ठीक है. 5 years में अलग अलग सेशंस होंगे और 2 सेशंस के बीच में कितना टाइम लैप्स नहीं होना चाहिए? 6 months. ठीक है. तो ये अभी चल रहा है. ये अभी सोचो कि ये सेशन स्टार्ट हुआ है कोई एक, और ये इतने दिन चला. ठीक है. दिस इज़ वन ऑफ द सेशंस. तो ये सेशन बुलाने के लिए क्या बोलेंगे उसको हम? सेशन. दिस विल बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है.
और उसके बाद में क्या रहेगा, ये सेशन को अगर इन्होंने एडजर्न करा है, जैसे कि ऐसे करा, बीच में ये वाला सेशन चल रहा है, बीच में हल्का सा दे टुक अ ब्रेक, और ये पूरा सेशन यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे फिर थोड़े दिन और काम करा और फिर बाद में जाके ख़त्म हुआ। तो ये जो ब्रेक वाला पीरियड है, इसको ब्रेक डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे एडजर्नमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एडजर्नमेंट विल बी डन बाय द स्पीकर बिकॉज ये थोड़े दिन के लिए करा है ना। अजर्नमेंट या अजर्नमेंट साइन डाई, अजर्नमेंट जब हमें पता है कि 2 दिन के लिए छुट्टी दे रहे हैं, एडजर्नमेंट साइन डाई जब पता नहीं कि कितने दिन के लिए छुट्टी दे रहे हैं। ठीक है, देन जब सेशन एंड करना है, देन अगेन प्रेसिडेंट कम्स इनटू बीइंग, दैट विल बी नोन एज प्रोरोगेशन। ठीक है, ये रहा प्रोरोगेशन। इट विल टर्मिनेट अ सिटिंग और अ सेशन ऑफ द हाउस, सिटिंग एंड सेशन। ठीक है, तो ये भी प्रेसिडेंट ने कर दिया। ये होगा हमारा, क्या क्या टर्म पढ़ लिया हमने, वी हैव रेड अबाउट द सेशन, एडजर्नमेंट्स एंड प्रोरोगेशन। अभी देखते हैं हमारा रिसेस। सो अभी व्हाट विल हैपन इज, ये हो गया, अभी नेक्स्ट सेशन यहाँ बाद में जाके हुआ सपोज। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुआ, फिर बीच में थोड़ा सा दिन छुट्टी, फिर हाँ ऐसे ही मान लो, यहाँ पे फिर ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सेशंस के बीच में जो टाइम पीरियड है, पिंक वाला पोर्शन, दिस विल बी नोन एज आर रीसेस। ठीक है, रीसेस बोलेंगे उसको, है ना। ये हो गया। नाउ व्हाट एल्स इज रिमेनिंग, डिसोल्यूशन। सो व्हेन ये सब, ये पूरा 18 लोकसभा का टाइम पीरियड दिया है, लास्ट में जब 5 साल खत्म हो गए, देन व्हाट विल द गवर्नमेंट बी डूइंग, गवर्नमेंट नहीं, प्रिसाइड जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ही विल डिसॉल्व द पार्लियामेंट। जब 5 साल खत्म हो गए, देन द पार्लियामेंट विल बी डिसॉल्व। ठीक है, हाउस, पार्लियामेंट नहीं, लोकसभा विल बी डिसॉल्व। ठीक है, दिस विल बी डन बाय प्रेसिडेंट एंड दिस इज नोन एज द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। ठीक है, सो ये डायग्राम में दिखा दिया मैंने। नाउ वील डू द क्वेश्चंस व्हिच वी हैड लेफ्ट अर्लियर। ये रहा, with reference to the Parliament of India, consider the following statements. Prorogation of a House by the President of India does not require the advice of the Council of Ministers. Prorogation by the President of India, तो ये गलत लिखा है। ठीक है, क्योंकि most of the decisions of the House of the Presidents are commanded, मतलब they are advised upon by the Council of Ministers. ठीक है, so this will be wrong. Then prorogation of a house is generally done after the house is adjourned, signed, die. But there is no bar to the President of India proroguing the house which is in session. So this is also correct. Okay, then dissolution of the Lok Sabha is done by the President of India, who save in exceptional circumstances also on the advice of Council of Ministers. ठीक है, तो क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा है। तो सही लिखा है, हाँ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो आंसर क्या रहेगा, C2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The President of India can summon a session of the Parliament to such place as he or she thinks fit. तो सेशन कहाँ, हाँ दिस इज करेक्ट, प्रेसिडेंट के ऊपर है, कहीं भी बुला लें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन ईयर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उन्होंने बस बोला है 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। देन देर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो 1 and 3 रहेगा सही इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लैप्सिंग ऑफ बिल्स ऑन डिसोल्यूशन, है ना। So bills generally lapse on dissolution, उसके बारे में we'll study, we'll do these questions after we have read the theory part. तो ये छोटा सा ही है and this is very simple also। देखो, जो बिल लोकसभा में पेंडिंग है, कुछ भी लोकसभा से कुछ भी रिलेटेड रहेगा ना, और अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा एवरीथिंग विल मतलब गो अवे। ठीक है, तो लोकसभा में पेंडिंग है अगर बिल, इट विल लैप्स। अगर बिल हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा बट इट इज़ पेंडिंग इन द राज्यसभा, इट विल लैप्स बिकॉज लोकसभा ने टच कर लिया उसको। ठीक है, बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा, ये रहेगा क्योंकि लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, सो दिस विल नॉट लैप्स। बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस पेंडिंग प्रेसिडेंशियल असेंट,
दिस विल नॉट लैप्स बिकॉज राज्यसभा ने टच करा है इसको, सो इट वोंट बी लैप्सिंग, ठीक है। देन बिल वो, ये इम्पोर्टेंट है, फिर बिल वॉज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर reconsideration, again this will not lapse, ठीक है। then joint sitting notified before dissolution, so again this will also not lapse, ठीक है। so these are the main conditions. Now we'll look at the questions regarding this. With reference to the Indian Parliament, consider the following statements. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. So bill pending in Lok Sabha, this is correct. Then bill passed by Lok Sabha and pending in Rajya Sabha lapses. Again correct. A bill in regard to which President has notified his intention to summon a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha. This is wrong. ठीक है, ये lapse नहीं होगा, है ना। So 1 and 2 only are correct here. Then which of the following statements are correct? A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. गलत, ठीक है, प्रोरोगेशन में कुछ लैप्स नहीं होगा, only the notices will be removed, ठीक है। Bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse. This is also correct, ठीक है। So क्या रहेगा आंसर? B, 2 only. Now we'll look at parliamentary proceedings. We'll do these questions after we have read the theory. ठीक है, so there are various devices of parliamentary control. We'll be reading about these now. तो devices of parliamentary control में Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through devices like question hour, supplementary questions and adjournment motion, ठीक है। इन सब से they try to control the functioning of the Council of Ministers. So first of all we'll just look at the entire timeline. 11 बजे it starts है ना पार्लियामेंट एंड इट gets over by 6 PM, ठीक है। हमारा वैसे नॉर्मली कितना होता है, 9 to 5 होता है ना हम सब लोग का, नॉर्मल लोगों की जॉब का टाइमिंग। इनका क्या है 11 to 6, ठीक है। तो 11 o'clock से 12 o'clock फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी हैविंग द क्वेश्चन आवर, तो आते ही सवाल पूछने लग जाएंगे, ठीक है, ऐसे लर्न कर लो। सवाल पूछने के बाद में देयर विल बी अराउंड 20 स्टार्ट क्वेश्चंस एंड 155 अनस्टार्ट क्वेश्चंस, ठीक है। एक एक घंटा सवाल पूछा, उसके बाद में ज़ीरो आवर, फिर वो लोग थक गए तो ज़ीरो आवर ऐसे कर लो। ज़ीरो आवर में देर इज़ नॉर्मल किसी भी चीज़ पे डिस्कशन होगा, ठीक है, स्पेशल मेंशन, कॉलिंग अटेंशन, ये सब। देन दे विल गो फॉर लंच, ठीक है, बस 2 घंटे काम करके दे विल गो फॉर लंच फॉर 1 hour अगेन, ठीक है। फिर देन दे विल कम बैक एट 2 PM। 2 PM से 4 PM दे विल डू, I'm sorry, 6 PM they'll carry out the legislative businesses, half an hour discussion, this normal short duration discussion, all of that will happen from 2 to 6. On Fridays the last 2.5 hours are reserved for private members business, ठीक है। So this is also very important to remember, ठीक है। फ्राइडे का लास्ट 2 घंटे और सो will be only for private members business, ठीक है, 2.5 hours। अदरवाइज 2 o'clock to 6 o'clock लेजिस्लेटिव बिजनेस, ठीक है। कोई हाफ एन आवर डिस्कशन भी हो सकता है बीच में, एंड देयर कैन ऑल्सो बी अ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। सुबह क्या टाइम पास ही कर रहे हैं, देखो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ज़ीरो आवर, ये बस लर्न करने के लिए। वैसे टाइम, दिस इज इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डे, है ना। ये एक्चुअल देखा जाए तो टाइम पास, बट ठीक है। लेजिस्लेटिव बिजनेस, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ठीक है। नाउ वी लुक एट द डिफरेंट नेम्स, है ना। क्या है, सबसे पहले यू विल हैव द क्वेश्चन आवर, फिर ज़ीरो आवर, फिर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगी और पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा, ठीक है। क्वेश्चन आवर में क्या है, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग क्वेश्चंस कैन बी डिस्कस्ड, कैन बी आस्क्ड टू द मिनिस्टर्स एज वेल एज मेंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू मिनिस्टर्स, ठीक है। दीज आर मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। क्वेश्चन आवर इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है, स्टार्ड, अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, ठीक है। स्टार्ट अभी हमने देखा था, दे आंसर नियरली, देखो इसमें क्या रहेगा, एन ओरल आंसर विल बी गिवन बाय द मिनिस्टर, सो 20 स्टार्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हम लोग, ठीक है। 20 स्टार्ट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, सप्लीमेंट्रीज आर आल्सो अलाउड। अनस्टार्ट क्वेश्चंस में देयर विल बी अ रिटन रिप्लाई गिवन, सो 155 अनस्टार्ट क्वेश्चंस विल बी देयर। देन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है कि वो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, इट विल बी गिवन एन ओरल आंसर and supplementaries will also be allowed.
एट द चेयरमैन्स डिस्क्रिशन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 0R। So this is an Indian innovation since 1962. So that is 10 years after the parliament had been formed. मतलब 10 years after the first election, this was brought into being. This is not mentioned in the rules of procedure, so this is also important. ठीक है, or else it is raised with prior listing for urgent matters and it is allowed at chairman's discretion. Debates and discussions क्या क्या होती हैं? एक तो होते हैं half an hour discussion, फिर short duration discussion, calling attention और special mentions. So all of these are kinds of debates and discussions. ठीक है, half an hour में क्या होगा? They will just be asking a clarification on some answered question. ठीक है, it अगर हाफ एन आवर डिस्कशन का कोई यू वांट टू ब्रिंग हाफ एन आवर डिस्कशन, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 MPs, 2 supporting MPs आर रिक्वायर्ड फॉर हाफ एन आवर डिस्कशन। ठीक है, कैसे लर्न करोगे? 2 लोगों को डिस्कस करने के लिए, दो नहीं, कुछ डिस्कस करना है आधे घंटे के लिए, देन यू नीड एटलीस्ट 2 पीपल। नहीं तो किससे डिस्कस करोगे? ठीक है, 2 लोग होने चाहिए डिस्कस करने के लिए कुछ भी। That way you can remember this. Then short duration discussion. This is on any matter of urgent public importance. Minister will be replying at the end. ठीक है, there will be no voting which will be taking place. ठीक है, तो क्या है? Minister replies at the end of a short duration discussion, है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट है calling attention. Minister makes the statements, clarifications and questions are allowed. ठीक है, then स्पेशल मेंशंस फॉर मैटर्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर अदर रूल्स। ठीक है, तो इसमें वोटिंग नहीं होगी, तो ये स्पेशल मेंशन एंड दीज आर कम्प्लीटली न्यू मैटर्स, डिफरेंट मैटर्स ओनली ऑल टुगेदर। ठीक है, नाउ व्हाट एल्स? इसमें नो वोटिंग इज अलाउड। सो दिस ऑल्सो यू शुड नो कि स्पेशल है तो वोटिंग अलाउड नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी टॉपिक ला सकते हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड बाय एनी मेंबर व्हेन द रूल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। ठीक है, द presiding officer will decide on it and it is not under the not subject to the jurisdiction of any court of law. So this is also important कि ये किसी भी court of law के अंदर नहीं आएगा, है ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, and they may suspend the proceedings and no debate is allowed as well। ठीक है, no debate may suspend the proceedings। ठीक है, now we'll move to motions and resolutions। देखो motions क्या है? Motions are formal proposals to initiate debate or express the house's decision। They require the presiding officer's consent and are decided by a vote। ठीक है, formal proposal को बोलते हैं motion। मोशन ला रहे हैं मतलब कि कुछ फॉर्मली चीज़ बोल रहे हैं, उसको बोलेंगे मोशन लाना है। ठीक है, और ये याद रखना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे देयर इज़ नो डिबेट अलाउड। ठीक है, एंड इनफैक्ट इनका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो डिसाइड करेंगे उस पे भी देयर इज़ नो डिबेट अलाउड एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, वो हो गया। अभी यहाँ पे चलते हैं फिर से। जो मोशंस होते हैं दे रिक्वायर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कंसेंट एंड दे आर टू बी डिसाइडेड बाय अ वोट। ठीक है, now there are 3 categories of motions which we'll be looking at। First of all you have substantive motion, then substitute motion और subsidiary motion। तो सब है तीनों। ठीक है, substantive, substitute और subsidiary, है ना। फिर रेजोल्यूशन देखेंगे उसके बाद। जो substantive motion है, दिस इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल। ठीक है, substantive है मतलब कि substantive चीज़ होना मतलब इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। इट डील्स विद वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट और ये सब चीज़ें। ठीक है, सब्सटीट्यूट मोशन विच इज़ मूव्ड इन द सब्सटीट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशन। सो द नेम इट सेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि कुछ सब्सटीट्यूट किया होगा इन्होंने। ठीक है, इसलिए लाए हैं ये। देन इट प्रपोजेज एन ऑल्टरनेटिव एंड सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन। ठीक है, देन सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन मतलब इट हैज़ नो इंडिपेंडेंट मीनिंग विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल बिल, है ना। सब्सिडरी रहेगा ये। टाइप से अमेंडमेंट,
सब सुपरसीडिंग मोशन, एंसिलरी मोशन, ये सब। ठीक है, तो क्या रहेगा, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल बिल। तो सब्सिडरी है ये, किसी ओरिजिनल बिल का सब्सिडरी रहेगा ये। ठीक है, दिस वॉन्ट बी द ओनली थिंग, इस किसी चीज़ का सब्सिडरी है ये। ठीक है, और इसमें टाइप्स क्या क्या है इसकी, अमेंडमेंट, सुपरसीडिंग मोशन, तो किसी चीज़ को सुपरसीड करना, एंसिलरी मोशन, ठीक है, टू सपोर्ट समथिंग। एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती है ना, दे सपोर्ट द मेजर इंडस्ट्री। सिमिलरली एंसिलरी मोशन विच विल बी सपोर्टिंग अ मेजर बिल और मोशन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशन क्या रहेगा, इट इज़ टू ड्रॉ अटेंशन टू मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, so all resolutions are substantive motions and they must be voted upon, so this is very important. All resolutions are substantive motions, however all motions are not resolutions। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो रेजोल्यूशन मतलब सब्सटैंटिव मोशन के अंदर एक कैटेगरी आता है, दैट इज रेजोल्यूशन, एंड दैट मीन्स मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैसे लर्न करोगे, एम अगर बड़ा है मोशन तो आर इज अ स्मॉलर वेन डायग्राम के टर्म्स में, है ना, एम इज मोशन, आर छोटा है। ठीक है, तो इवन अल्फ़ाबेटिकली एम पहले आता है, एम इज फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली, देयरफॉर इट इज सीनियर, देयरफॉर सीनियर एज कंपेयर्ड टू आर। ठीक है, तो वैसे यू कैन रिमेंबर दिस, है ना। नाउ टाइप्स क्या है मोशंस की, देयर इज़ प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन विच इज़ ओनली ऑन ऑल्टरनेट फ्राइडेज, और एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए क्या टाइम दिया है, ऑन एनी फ्राइडे। ठीक है, 2.5 hours। और प्राइवेट मेंबर का जो मोशन है दैट इज़ ओनली फॉर ऑन ऑल्टरनेट फ्राइडेज। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होता है, स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन रहता है ना, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगा, और स्टैट्यूटरी किसी एक्ट से रिलेटेड, आइदर बाय अ प्राइवेट और मेंबर और अ मिनिस्टर। ठीक है, नाउ मोशंस देख लेते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस। सो दीज वर द कैटेगरीज। अभी देर आर, इनके अंदर भी देर आर सब कैटेगरीज ऑल्सो। ठीक है, सो वील स्टार्ट विद द क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन में क्या करेंगे, दे विल बी कटिंग शॉर्ट द डिबेट, क्लोज कर देंगे सब कुछ, है ना, तो ये सारे नाम से पता चल जाएगा, कट शॉर्ट द डिबेट एंड पुट द मैटर टू अ वोट। ठीक है, इसके भी देर आर वेरियस टाइप्स, सिंपल क्लोजर, क्लोजर अपार्टमेंट्स, कैंगरू क्लॉज, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट क्लॉजेज विल बी डिबेटेड, कैंगरू जैसे जंप कर करके अलग इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को डिबेट करेंगे। गिलोटीन क्लोजर मतलब एक साथ पूरा, एक साथ वोट कर देंगे, यू वोंट डिस्कस द रिमेनिंग मैटर्स। ठीक है, दैट विल बी गिलोटीन। ठीक है, दीज वर द क्लोजर मोशंस। देन वी हैव द प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन में क्या होगा, टू एड्रेस द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ठीक है, इट इज़ मूव्ड बाय एनी मेंबर टू censure the concerned minister, and it is admitted by the presiding officer। ठीक है, एंड इट इज़ रेफर्ड टू बाय टू द प्रिविलेजेस कमिटी। ठीक है, प्रिविलेजेस कमिटी को देंगे, एंड इट इज़ एडमिटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी है। ठीक है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर या जो है हमारे वाइस चेयरमैन, सॉरी चेयरमैन, है ना, आइदर ऑफ द टू कैन एडमिट दिस मोशन। ठीक है, ये याद रखना, एनी मेंबर कैन ब्रिंग दिस। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलिंग अटेंशन मोशन। So they will be calling attention to some problem. So call attention of the minister to an urgent public matter। ठीक है, इंडियन इनोवेशन है 1954 से, it has been mentioned in the rules of procedure as well। ठीक है, फिर नेक्स्ट वी हैव द adjournment motion। ठीक है, so to discuss definite matter of urgent public importance we come up with the adjournment motion। अच्छा, इसमें याद रखना कि कॉलिंग अटेंशन मोशन इज़ एन इंडियन इनोवेशन। ठीक है, ये सब सवाल पूछते हैं हम लोग, है ना, तो अटेंशन हम लोग ऐसे आप लर्न करने के लिए कर लो कि ऐसे इंडिया अटेंशन सीकर्स रहेंगे, ऐसे बस ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो उससे आप लर्न कर लो, अटेंशन सीकर से
calling attention motion. दिस इज मेंशनड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1954, that is 2 years after the parliament had come in, मतलब first election had happened, then the calling attention motion was brought in। ठीक है, next है adjournment motion। So to discuss a definite matter of urgent public importance, this is not allowed in Rajya Sabha। It needs the support of around 50 members। ठीक है, राज्यसभा में अलाउड नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। And no need to state reasons for the adoption, and it is against the entire council of ministers only। ठीक है, conditions क्या है, this matters raised should be single, specific or recent। It should not be a privilege matter। It should not be subjudice, मतलब privilege matter का नहीं होना चाहिए। It should be either a single, specific or recent matter। और मतलब नहीं, and single and specific and recent matter पे रहेगा, प्रिविलेज मैटर नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए प्रिविलेज मैटर नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सबजुडिस। ठीक है, मतलब अभी जुडिशरी के पास चल रहा है कुछ, दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन। इट शुड नॉट हैव बीन प्रीवियसली डिस्कस्ड। इट शुड नॉट बी रेजेबल अंडर डिस्टिंक्ट मोशन। ठीक है, किसी और मोशन के अंदर नहीं इसको कर सकते हो रेज। इट शुड, मतलब ऐसा कुछ मैटर होना चाहिए। ठीक है, तो adjournment motion is very important to discuss a definite matter of urgent public importance। ठीक है, this is not allowed in राज्य सभा, वहाँ पे अलाउड नहीं है। it needs the support of 50 members। है ना, adjournment है क्योंकि बहुत इसका far reaching effects होते हैं, therefore राज्यसभा में it is not allowed। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करोगे, adjourn, इसको वैसे लिंक कर लो आप। राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग हाउस, है ना, तो वो कभी बंद नहीं होता है तो कभी एडजॉर्न नहीं होता है, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर। वैसे तो होता है बट एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं होता है उधर। ठीक है, तो ये लर्न करने के लिए यू कैन यूज़ दिस ट्रिक। ठीक है, नाउ व्हाट एल्स, 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए इसमें, है ना। एंड देयर इज़ नो नीड टू स्टेट द रीजंस फॉर द अडॉप्शन ऑफ दिस मोशन अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगा। Matter raised should be single, specific reason। There should be no privilege matter should be raised। The matter should not be sub judice, है ना। It should not have been discussed previously either। It should not be raisable under distinct motion। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। Now we'll move to the no confidence motion। ठीक है, no confidence motion is to test the majority of the government। है ना, मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट में, तो इसलिए वो टेस्ट करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ ब्रॉट। दिस इज़ ब्रॉट ओनली इन द लोकसभा। ठीक है, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, लोकसभा में ही आ सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। दिस नीड्स द सपोर्ट, वाई इज इट सो, बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दैट इज़ वाई। ठीक है, it needs the support of 50 members। So just like the adjournment motion, it requires support of 50 members। So यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50। ठीक है, इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दो। ठीक है, कि 50 मेंबर्स का वो चाहिए। देन सिंपल मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड टू पास दिस। इफ़ पास द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिज़ाइन। ठीक है, तो ये बहुत ही फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं इसके। ठीक है, देन सेंश्योर मोशन, दिस इज़ टू सेंश्योर द पॉलिसीज और एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज़ ओनली इन द लोकसभा ओनली। ठीक है, तो जो भी थोड़ा ऐसे हार्श वाली चीज़ें रहेंगी ना, हार्श वाली चीज़ें, दे विल ओनली बी इन लोकसभा। इट स्टेट्स स्पेसिफिक रीजंस, नहीं, द मोशन हैज़ टू स्टेट स्पेसिफिक रीज़न। जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन में ऐसे कोई रीज़न की जगह ज़रूरत नहीं थी, है ना, यहाँ पे है, यू हैव टू स्टेट द स्पेसिफिक रीज़न। इट कैन बी अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप। पहले एडजॉर्नमेंट सारों के अगेंस्ट था। पॉलिसी बेस्ड क्रिटिसिज्म हो सकता है। गवर्नमेंट नीड नॉट रिज़ाइन, है ना, एंड इफ दिस इज पास्ड। ठीक है, सेंश्योर। देन यू हैव द मोशन ऑफ थैंक्स। तो दिस इज रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ द प्रेजिडेंट्स एड्रेस। ठीक है, इट इज़ ड्राफ्टेड बाय द गवर्नमेंट, है ना,
और कब ड्राफ्ट करते हैं? फर्स्ट सेशन ऑफ आफ्टर इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन आफ्टर द इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर यू हैव द मोशन ऑफ थैंक्स which is referring to the discussion on the president's address. ठीक है, it is moved in both the houses after the address. If Lok Sabha is dissolved at the start of the year's first session, then Rajya Sabha must meet without the president's address. अच्छा, may meet. देखो क्या है इसमें, क्या लिखा है कि both the houses have to pass the motion of thanks. ठीक है, however if the Lok Sabha has been dissolved at the start of the year itself, है ना, तो क्या होगा, राज्यसभा में मीट विदाउट द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। ठीक है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि दे हैव टू लिसन टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। ठीक है, अमेंडमेंट्स आर ऑल्सो अलाउड इन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, एंड देयर हैव बीन 3 अमेंडमेंट्स टिल डेट। ठीक है, कैसे लर्न करोगे, 3 बार प्रेसिडेंट की जो स्पीच है उसको चेंज करा। ठीक है, ऐसे लर्न कर लो। देन इफ डिफीटेड इन द लोकसभा इट इज़ ट्रीटेड एज अ डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन नो डे येट नेम्ड मोशन, ये हो गया नो डे येट नेम्ड। इसमें क्या होगा, मोशन इज एडमिटेड बट नो डिस्कशन डेट इज फिक्स्ड। ठीक है, एंड दे आर अवेटिंग द शेड्यूल अवेटिंग फॉर द शेड्यूल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ वील डू द क्वेश्चंस व्हिच वी हैड लेफ्ट अबव, फिर वील मूव फॉरवर्ड। So the Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through which of the following? ठीक है, तो फंक्शंस पे कैसे कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सो इससे है क्वेश्चन आर से भी है सप्लीमेंट, ऑल ऑफ दीज रहेगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। देयर इज नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देन a motion of no constitution confidence can be introduced in the Lok Sabha only. This is also correct. ठीक है, सो आंसर विल बी बोथ 1 and 2। ठीक है, कब का क्वेश्चन है ये, 2014 का। नेक्स्ट देखते हैं, we'll move to the next topic, that is legislative process and bills. So we'll do these questions after we have completed reading the theory। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव प्रपोजल को क्या बोलते हैं, वही बिल बोलते हैं, एंड वंस इट गेट्स पास्ड इट बिकम्स एन एक्ट। ठीक है, देन लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन करते हैं पहले तो बिल का, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय आइदर हाउस, बाय आइदर अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, उसमें फिर इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, टाइटल पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर रेड एंड देन इट इज़ पब्लिश्ड इन द गज़ेट। इंट्रोडक्शन में ही इट इज़ पब्लिश्ड इन द गज़ेट। ठीक है, देयर इज़ नो डिस्कशन when the first reading is taking place. Second reading में there is a detailed examination which is done। ठीक है, जनरल डिस्कशन होता है, कमेटी का स्क्रूटनी होगा, है ना, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिड्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, फिर होगा थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में क्या होगा, फाइनल डिबेट एंड वोटिंग। इफ़ द मेजॉरिटी अप्रूव देन द बिल इज पास्ड बाय दैट हाउस। ठीक है, फिर एक हाउस में हो गया, फिर सेकेंड हाउस में जाएगा, सेकेंड हाउस विल मे पास अमेंड और रिजेक्ट द बिल और आइदर कीप इट पेंडिंग ऑल्सो। एंड अगर दोनों हाउसेज में देर इज सम डिसएग्रीमेंट देन अ जॉइंट सिटिंग में बी कॉल्ड इन ऑर्डर टू पास गेट अ बिल पास्ड। ठीक है, सो जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के अंदर दिया है। ठीक है, देन प्रेसिडेंट्स असेंट के लिए जाएगा, फिर प्रेसिडेंट में गिव असेंट, विदहोल्ड असेंट और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, दिस कैन हैपन, मतलब मनी बिल के लिए दे कैन नॉट रिटर्न द बिल। ठीक है, बाकी के लिए दे कैन। इफ़ दिस इज रीपास्ड देन असेंट इज मैंडेटरी। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, असेंट कर दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं या रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, नाउ वी लुक एट द टाइप्स ऑफ बिल्स। टाइप्स ऑफ बिल में सबसे पहले वील बी लुकिंग एट पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल क्या रहेगा, इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर एंड इट रिफ्लेक्ट्स गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, रिजेक्शन में इम्प्लाई लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस और
कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो अगर रिजेक्ट हो गया बिल देन दैट विल बी वेरी मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी एंड इंडिकेट्स अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। एंड 7 days नोटिस इज रिक्वायर्ड टू पास अ पब्लिक बिल, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि 7 day नोटिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ प्राइवेट बिल. It is introduced by a non-minister MP, so it can even be the same party's minister as well, है ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पार्टी की है उसका भी मिनिस्टर हो सकता है, बट उसका भी एमपी हो सकता है हु कैन इंट्रोड्यूस अ नॉन मिनिस्टर बिल दैट इज़ अ प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है, बट दे शुड नॉट बी मिनिस्टर. Admission is decided by the presiding officer of the house and no private members bill has been passed since 1970, ठीक है। टोटल ओनली 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैव बीन पास्ड और अभी तक 1970 से अभी तक नन हैज बीन पास्ड, ठीक है। 6 वर पास्ड इन 1956, सो दिस वाज रिमार्केबल. बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। 14, ठीक है, 14 14 ऐसे लर्न करेंगे इनको, है ना। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी बिल्स. और कितना 1970, तो 70 के बाद में देर हैजन बीन एनी, तो 14 का आधा क्या होगा 7, तो 7 7 से 1970 यू कैन रिमेंबर, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 107 से 111 तक रहेगा ऑर्डिनरी बिल. इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर, ठीक है। इट इक्वल पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा रहता है इसमें एंड जॉइंट सिटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। एंड द प्रेजिडेंट कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन. मनी बिल, अब ये वाला आ गया. नाउ वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज मनी बिल आर्टिकल 109 ऑल्सो डील्स विद मनी बिल ओनली, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल, हाँ, डू रिमेंबर द दीज रेंजेस, है ना। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है उनका सबका रेंजेस देख लिया ना. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड. यहाँ पे बस थोड़ा सा ये आया था न्यू पोर्शन. लेट मी जस्ट चेक. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड द आर्टिकल्स ऑफ देम, है ना, कि कौन से आर्टिकल्स कौन से रेंज में आ रहे, एटलीस्ट दैट मच वी नो, ठीक है। ऑफिसर्स का भी पता है, उससे पहले भी वी हैव डन ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो आई विल जस्ट गो बैक टू द ओरिजिनल थिंग. ये रहा. इनका याद रखना है. ऑर्डिनरी बिल का क्या है 107 से 111 तक, ठीक है। और बीच में 109 से लेके 110 आर द मनी बिल, ठीक है, 109 एंड 110. बाकी फिर 7 8 और 11 दोज आर ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है। तो बिल ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक है 107 से लेके 111. हाउ विल यू रिमेंबर इट. बिल है ना, बिल. तो बिल में क्या होता है ILL, ठीक है। तो ILL लुक्स लाइक 111, ठीक है। तो उससे ये हो जाएगा आर्टिकल 111, ठीक है। उसके अलावा 107 कैसे लर्न करेंगे L, हाँ, इसका ऐसे कर लो BI, एक सेकेंड, BILL ऐसा है ना. तो यहाँ पे 107, ठीक है. आई का नीचे वाला पोर्शन लुक्स लाइक 1, ऊपर जो डॉट है दैट लुक्स लाइक 0 और ये वाला लुक्स लाइक इन्वर्टेड 7, ठीक है. सो 107 से 111. 109 और 110 है मनी बिल. देन फाइनेंस बिल क्या है 117, ठीक है. तो वो कैसे लर्न करेंगे, वो बिल से कर लो BILL. तो यहाँ पे जो आई वो 1 1 और एक L ऐसा वाला है तो 7, ठीक है. और फाइनेंस बिल 2 इज ऑल्सो क्लॉज 3 117 का ही, ठीक है. देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो पता ही है 368, ठीक है. 3 2 6 प्लस 2 8, है ना, 368. 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, तो ऐसे हो जाता है ये. नाउ हाँ, अभी मनी बिल देखते हैं. सो दीज डील एक्सक्लूसिवली विद टैक्सेशन, बोरोइंग ऑफ मनी, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी.
बेसिकली, है ना. Consolidated Fund of India, Contingency Fund, Appropriation of Money, all of these will be money bill. Exception क्या है? Fines, fees for licenses, local taxes imposed by local authorities, they will not be included in money bill. So this is extremely important. क्या क्या नहीं है? फाइन नहीं है इंक्लूडेड, ना टैक्सेशन वगैरह है, फाइन नहीं है, फीस नहीं है. ठीक है, बिकॉज फीस इज समथिंग, वो जिस चीज़ से रिलेटेड है उससे उसी के बिल में रहेगा वो, है ना. जैसे रेलवेज में कहीं फीस लगा रहे हैं, सो इट विल बी इन द रेलवेज वाले बिल में रहेगा, इट वोंट बी एडेड टू अ मनी बिल. ठीक है. देन फाइन, फाइन विल बी वेयर द, वो कहाँ पे मेंशन है, जैसे लेबर एक्ट में कोई प्रोविजन का इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग इट, देन अ पेनल्टी में बी इम्पोज, तो वो मनी बिल नहीं बनेगा उसका अलग से, इट विल बी इन दैट लेबर एक्ट ओनली जो भी रहेगा. ठीक है. फाइन और फीस हो गया. देन लोकल टैक्सेस इम्पोज बाय लोकल अथॉरिटीज. सो अब लोकल अथॉरिटीज का भी, इफ यू स्टार्ट मेकिंग मनी बिल्स फॉर द टैक्सेस विच दे आर इम्पोजिंग, देन इट विल बिकम एंडलेस, है ना, बहुत काम हो जाएगा. दैट इज वाई अगेन this is also does not come under money bill. Now money bill can only be introduced in the Lok Sabha, and the president's prior recommendation is required. ठीक है. तो कैसे लर्न करेंगे इसको? देखो, मनी बिल का आपको पता है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकन्सिडरेशन, है ना. मनी बिल में यहाँ पे पढ़ा था हमने, प्रेसिडेंट में कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल, है ना. सो वाई इज इट सो? बिकॉज उसने पहले ही, द प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड इट, है ना. इनिशियली बिफोर इंट्रोडक्शन इन द हाउस ओनली, द प्रेसिडेंट हैड अप्रूव्ड के यू कैन इंट्रोड्यूस दिस इन द लोक सभा, है ना. दे हैड रिकमेंडेड, दैट इज़ वाई दे कैन नॉट रिटर्न इट, बिकॉज वो पहले कर चुके हैं एक बार, पहले ही दे कैन, ही हैज़ अप्रूव्ड इट वंस, ही हैज़ अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन वंस. ठीक है, दैट इज़ वाई. नेक्स्ट है, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, ओनली रिकमेंड कर सकता है. ठीक है. एंड लोकसभा कैन रिजेक्ट द रिकमेंडेशंस एंड देयर विल बी नो जॉइंट सिटिंग. ठीक है, क्या लिखा है? राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल. ठीक है, ओनली रिकमेंडेशंस कैन बी मेड बाय द राज्यसभा. ठीक है. देन इट रिक्वायर्स द स्पीकर सर्टिफिकेशन व्हेन इट इज सेंट टू राज्यसभा, ये भी पता होना चाहिए, है ना. देन व्हाट एल्स, इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, unlike other ordinary bills. Then decision of the Lok Sabha is final when it comes to whether a bill is a money bill or not. It cannot be questioned by the court. However, it is subject to judicial review according to the Aadhaar case of 2018, and it is pending before the Supreme Court's larger bench. So this is extremely important to know कि it cannot be questioned by the court but it is subject to judicial review. So ये थोड़ा contradictory सा लग रहा है but है. ठीक है. तो लोकसभा, राज्यसभा और इवन द प्रेसिडेंट, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, ऐसा लिखा है. इट कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय द कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा और इवन द प्रेसिडेंट, बट इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. एंड द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकन्सिडरेशन, तो ये हमने पहले देख लिया बिकॉज उन्होंने पहले ही प्रायर रिकमेंडेशन दिया था. ठीक है. आधार केस 2018 का, इट इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द कोर्ट. नाउ फाइनेंशियल बिल. So it contains Article 110 के matters plus other provisions. ठीक है. It is similar to a money bill in two regards. It is introduced only in the Lok Sabha and the president का recommendation is required for introduction. ठीक है. तो ये याद करना है. और हमने यहाँ ऊपर देखा ही था कि वैसे ऊपर वी हैड रेड कि फाइनेंस बिल 1 जो होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये 1 बिल है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है. सो इट विल ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा. ठीक है. और राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते. ठीक है. तो 1 से फर्स्ट प्रायोरिटी करा था हमने. इट हैज़ टू बी ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डिनरी बिल इन ऑल अदर रिस्पेक्ट्स, एंड सो राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट इट. ठीक है.
ordinary in all other respects. Joint sitting is also possible but not mandatory. The president can give assent, withhold assent or even return the assent. तो अभी इसमें आप ध्यान रखना कि इवन दो इसको इंट्रोड्यूस लोकसभा में करा है दैट टू विद प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, बट प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल. प्रीवियस वन में मनी बिल में दिस वॉज नॉट देयर. वहाँ पे क्या था, एक बार प्रेसिडेंट ने रिकमेंड कर दिया, इट कैन नॉट बी एनी लॉन्गर रिटर्न, है ना. मतलब रिटर्न नहीं कर सकते. फाइनेंस बिल में ऐसा नहीं है. एक बार इंट्रोडक्शन वाला जो प्रोसीजर है वो मनी बिल जैसा है, बाकी एवरीथिंग इज द सेम लाइक एन ऑर्डिनरी बिल. ठीक है. देन फाइनेंशियल बिल टू, इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट इट डज नॉट इंक्लूड आर्टिकल 110. इट डज नॉट इंक्लूड आर्टिकल 110 वाले जो मैटर्स हैं वो इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी एक्सपेंडिचर है दैट इट इन्वॉल्व्स. ठीक है. नाउ इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस एंड प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड एट द कंसिडरेशन स्टेज, नॉट एट द इंट्रोडक्शन स्टेज. ठीक है. तो कंसिडरेशन स्टेज पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये थोड़ा डिफरेंट भी है काफ़ी, है ना. नहीं तो इंट्रोडक्शन में चाहिए होता है. और इसमें प्राइमरीली क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी चीज़ें हो रही है ना वो. और आर्टिकल 110 में अगर कोई और प्रोविज़न डाल दिया तो वो फाइनेंशियल बिल 1 बनेगा. और अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यू हैव टू कुछ एक्सपेंडिचर करना है देन इट कम्स अंडर फाइनेंशियल बिल 2. ठीक है. नेक्स्ट है इसको कंसिडरेशन स्टेज में प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन चाहिए होता है. इट इज़ ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डिनरी बिल ओनली and the president can give assent, withhold assent or return also. Then constitutional amendment bill article 368, it can be introduced in either house. No presidential recommendation is required again. ठीक है. इसमें नहीं चाहिए presidential recommendation. ठीक है. Then it must be passed by a special majority of both houses separately. ठीक है. It requires ratification by half of the states in some cases. The president must give assent and he cannot return the bill. ठीक है. तो इसमें भी रिटर्न बिल नहीं होगा. और एक और चीज़, नो जॉइंट सिटिंग इज अलाउड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. और कहाँ भी नहीं अलाउड है, मनी बिल में भी नहीं अलाउड और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी जॉइंट सिटिंग इज नॉट अलाउड. ठीक है. प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव एन असेंट, ही कैन नॉट रिटर्न दिस जस्ट लाइक अ मनी बिल. ठीक है. नाउ वी लुक एट द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. सो लोकसभा, हाँ वो देखते हैं. सबसे पहले ओवरव्यू और पर्पस क्या है. मैकेनिज्म टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन एन ऑर्डिनरी बिल. ठीक है. आर्टिकल पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड. आर्टिकल 87 क्या रहता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस. आर्टिकल 108 इज रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव डेडलॉक्स. ठीक है. 87 में क्या दिया है, द प्रेसिडेंट कैन एड्रेस बोथ द हाउसेज जॉइंटली at the first session after general election and first session of each year as well. ठीक है. सो फर्स्ट सेशन में द प्रेसिडेंट कैन एड्रेस बोथ द हाउसेज जॉइंटली. ठीक है. ईच ईयर एंड जनरल इलेक्शन के बाद. 108 में दिया दिस के joint sitting is called when a bill is rejected, so amendments are disagreed and it has been pending for more than 6 months. तो ये 6 months का टाइम पीरियड होना चाहिए. कोलैप्स ओनली देन कैन अ जॉइंट सिटिंग बी कॉल्ड. ठीक है. तो ये इम्पॉर्टेंट है, जॉइंट सिटिंग 6 months. ठीक है. देन समनिंग एंड प्रिसाइडिंग के लिए देखो, समनिंग अथॉरिटी कौन है, इट इज समन्ड प्राइमरली बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. सो जॉइंट सिटिंग इज समन्ड बाय, remember this, president is the one who will be summoning a joint sitting. Then presiding officers कौन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ठीक है. वाइस चेयरमैन जो है हमारे, वाइस चेयरमैन नहीं, चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट, he cannot preside over a joint sitting. Why is it so? Because he is not a member of any house. ठीक है. that is why he is not allowed to preside over a joint sitting.
अदरवाइज कौन कौन कर सकते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, इन दैट ऑर्डर। ठीक है। देन कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, प्रोसीजर क्या है? दिस इज हेल्ड यूजुअली इन लोकसभा चेंबर एंड इट फॉलोज द लोकसभा रूल्स, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो। एंड कोरम कितना होना चाहिए? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेज शुड बी देयर प्रेजेंट। ठीक है। देन डिसीजन क्या है? बिल इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? वही, मनी बिल में नहीं कर सकते हो जॉइंट सिटिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं कर सकते हो। ठीक है। देन बिल्स पास्ड थ्रू जॉइंट सिटिंग कौन से हैं? थोड़ा सा ही आइडिया होना चाहिए आपको। एक तो डाउरी प्रोहिबिशन बिल वाज पास्ड इन 1961। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि वहाँ पे ना डाउरी प्रोहिबिशन बिल के लिए जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ी थी। Why is a joint sitting called? When there is a disagreement between two houses. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। नहीं तो आइडियली दोनों हाउसेस को दे शुड हैव अग्रीड अपॉन दिस सच अ इम्पोर्टेंट इशू, बट नहीं। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन के लिए दे कॉल्ड अ जॉइंट सिटिंग। देन बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल। बैंकिंग सर्विस कमीशन, तो बैंकिंग सर्विसेज पे जो कमीशन लगता है उसका रिपील के बिल के लिए joint sitting was called 1978, so that is 2 years after और वही जो इमरजेंसी वाला पीरियड था ना उसके बाद। ये वाला का ईयर क्या है? 1961, दैट इज 10 years आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शन। ठीक है। देन है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल ऑफ 2002, पोटा जो बनता है ना, पोटा एक्ट, उसके लिए भी जॉइंट सिटिंग बुलाना पड़ा था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है budget and parliamentary financial control. So before going to this, we will first do the questions which we have left above, है ना? So सबसे पहले क्या है? Which of the following statements are correct with respect to a money bill in the parliament? Article 109 mentions a special procedure in respect of money bills. This is correct. Then a money bill shall not be introduced in the Council of States. हाँ, ये भी सही है. Then the Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. This is also correct. Then what else? Amendments to a money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. This is wrong. ठीक है, तो 4 गलत है और सही क्या क्या है? 1 2 3. So answer will be C. ठीक है, many people were confused between these two. Why? Because हमें लगता है ना कि फैक्ट दिया है गलत ही होगा, और आर्टिकल 109 हमको 110 की आदत है ज़्यादातर। ठीक है, सो दैट वाज आल्सो करेक्ट, सो आंसर विल बी सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल्स in the Indian Parliament, consider the following statements. When the Lok Sabha transmits the finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. This is correct. Then when the Lok Sabha transmits a money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. This is also correct. ठीक है. In the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for a money bill. हाँ सही है. A joint sitting becomes necessary for a finance bill. So this is also correct. ठीक है, तो ये दोनों भी सही है. So all statements are correct here, है ना? So second का क्या होना चाहिए? C option. B है. अच्छा रुको देखने दो क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें. और जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी लिखा है. अच्छा, इसलिए हो गया. देखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, मैंडेटरी नहीं होता है कहीं पे भी, है ना. रिगार्डिंग द मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल if it contains only provisions relating to the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of a tax. हाँ होता है ये. Then a money bill has provisions for the custody of consolidated fund of India or contingency fund of India. ठीक है. Money bill is concerned with the appropriation of money out of नहीं, contingency fund of India में से appropriation के लिए नहीं है. It is from the consolidated fund of India only. ठीक है.
फिर a money bill deals with a regulation of borrowing of money or giving of any guarantee to the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी. दैट इज नॉट करेक्ट है ना. हाँ, देन नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. A private member's bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the president of India. ये कुछ भी गलत सलत लिखा है. ठीक है, देन रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. गलत है बिल्कुल. ठीक है, देयर हैव बीन 14 टाइम्स दैट दीज हैव बीन पास्ड और अभी तो 1970 से अभी तक नहीं हुआ कोई भी पास. ठीक है, सो बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग. नेक्स्ट, व्हेन अ bill is referred to a joint sitting of both the houses of parliament, it has to be passed by which of the following? A simple majority of members present and voting. This is correct. ठीक है, now we'll move to the next topic, budget and parliamentary financial control. ठीक है, so we'll do the questions after we have read the theory, है ना. बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं. अंडर इन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, नाउ वी लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट. कंपोनेंट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ रेवेन्यू बजट एंड देन ऑल्सो अ कैपिटल बजट. ठीक है, ये आर्टिकल याद रखना 112. रेवेन्यू बजट में दे रहा है रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Similarly, for capital budget, you have again capital receipts and capital expenditure. ठीक है, ये हो गया. नाउ रेवेन्यू रिसीट्स देखते हैं. दीज आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिसीट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स फ्रॉम PSUs एंड फाइन्स एट्सेट्रा. ठीक है, इनको रेवेन्यू रिसीट्स बोलेंगे. देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? सैलरीज ऑन आइटम्स विच लास्ट लेस दैन अ ईयर, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे. ठीक है, तो लास्ट वन मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर विच इज़ डन ऑन एन आइटम विच लास्ट लेस दैन एन ईयर विल बी एन एक्सपेंडिचर. और रिसीट क्या रहेगा? वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो मिले हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स फ्रॉम PSU फाइन्स, ये सब. ठीक है, जो भी पैसा मिला है ना. फिर कैपिटल रिसीट्स क्या है? दीज आर लोन्स, सेल ऑफ एसेट्स से जो भी पैसे आए हैं, बॉन्ड्स देके जो भी पैसा आया है वो सब. कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द परचेज ऑफ एसेट्स, है ना. इफ गवर्नमेंट परचेजेस सम लैंड और समथिंग लाइक दैट, वो. एक्सपेंडिचर ऑन आइटम्स विच लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर एंड प्लांट मशीनरी एट्सेट्रा, ये सब. ठीक है, नाउ वी लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. सो आर्टिकल 112 जो है उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, the Union Finance Minister lays the annual financial statement before the Parliament on behalf of the President of India. ठीक है, so it is the Finance Minister who lays down the financial statement, annual financial statement. ठीक है, और she is laying it down on behalf of the President. ठीक है, ये भी पता होना चाहिए. And it has to be laid down before both the houses of the Parliament. ठीक है, then Article 113. No demand for grant can be made except on the recommendation of the President of India. ठीक है, so ये important है. कोई डिमांड फॉर ग्रांट चाहिए तो यू रिक्वायर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, कैसे लर्न करोगे? डिमांड फॉर ग्रांट मतलब पैसे मांग रहे हैं ना. पैसे कहाँ पे होते हैं? हमारे फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 1 एंड मनी बिल. मनी बिल और फाइनेंस बिल 1 में यू रिक्वायर प्रायर recommendation of the president. That is why this is also no demand. This is also ठीक है true है ना. So no demand for grant. This is true for this as well. ठीक है. Then Lok Sabha can approve, refuse or reduce the amount specified in demand, but it cannot increase it. ये भी important है. Tax बढ़ नहीं सकता है. It can either reduce it or keep it the same. Then no money can be withdrawn from the consolidated fund of India
without authorization of the parliament. This has been mentioned in article 114. ठीक है, 113 क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स. 114 के बिना उनके authorization of parliament you cannot remove money. फिर आर्टिकल 116 इज वोट ऑन अकाउंट. फिर 117, no money bill imposing tax is introduced in parliament except on the recommendation of the president. ठीक है, तो वो हमें पहले भी पता ही था, है ना. मनी बिल्स हैव टू बी इन फैक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. फिर ये भी है आर्टिकल 265, दैट इज देयर विल बी नो टैक्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 265, तो 265 को ऐड करोगे तो 13 मिलेगा, है ना. तो 13 मतलब अनलकी होता है, तो टैक्स भी हमारे लिए अनलकी होता है बिकॉज पैसे जा रहे हैं. ठीक है, ऐसे कुछ लर्न कर लो. ठीक है, द टर्म बजट हैज़ नो वेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पता होना चाहिए. ठीक है, एंड when the union budget is not passed by the Lok Sabha, the Prime Minister and the Council of Ministers will resign. ठीक है, तो बजट कहीं पे भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना. और यूनियन बजट इज नॉट, इफ द यूनियन बजट इज नॉट पास्ड देन इट इंडिकेट्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड देयरफॉर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन. प्रिपरेशन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल बी प्रिपेयरिंग इट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, दैट डील्स विद द overall economic affairs of the country, that will be the one who will table the budget and they'll be the one preparing it as well. ठीक है, देन एक्सपेंडिचर क्या रहता है. एक्सपेंडिचर जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर विच इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट कैन ओनली बी डिस्कस्ड इन द लोकसभा एंड नॉट वोटेड अपॉन. ठीक है, वेयर एज जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, दैट इज ऑल्सो वोटेड अपॉन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू रिमेंबर दिस. एक्सपेंडिचर मेड में डिफरेंस है, मेड और चार्ज. ठीक है, चार्ज में यू कैन नॉट वोट अपॉन इट. देन यहाँ पे दिया है चार्ज वाले कौन से होते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी सैलरीज, अलाउंसेज एंड पेंशंस, दे आर ऑल चार्ज एक्सपेंडिचर्स. लाइक प्रेसिडेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस की पेंशन. देन CAG, UPSC चेयरमैन, मेंबर्स, इन सब का UPSC के चेयरमैन और मेंबर्स, CAG, ठीक है, इन सब का चार्ज एक्सपेंडिचर है. ठीक है, देन इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, लाइक द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CAG, UPSC, इंक्लूडिंग द स्टाफ सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस, ऑल ऑफ देम आर चार्ज एक्सपेंडिचर्स. ठीक है, देन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस लाइक डेट चार्जेस, है ना, इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड, लोन सर्विसिंग एंड रिडेम्पशन. ठीक है, एंड देन पेमेंट टूवर्ड्स कोर्ट जजमेंट्स, आर्बिट्रल अवार्ड्स, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, जो भी ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट का वो, दैट इज ऑल्सो चार्ज. फिर रेसिडुअल क्या है, एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट एज चार्ज. सो इट इज़ अप टू द पार्लियामेंट टू डिसाइड कि कौन सा एक्सपेंडिचर विल बी अ चार्ज एक्सपेंडिचर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ द बजट. So first of all, the budget will be presented in the Lok Sabha. Then general discussion होगा. फिर डिपार्टमेंटल कमिटीज़ को स्क्रूटनी के लिए दे देंगे. ठीक है, उसके बाद में वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स विल हैपन और कट मोशंस विल आल्सो बी डन इफ रिक्वायर्ड. ठीक है, देन अप्रोप्रिएशन बिल विल बी ब्रॉट. फिर फाइनेंस बिल लाएंगे एंड देन बजट विल बी इनैक्टेड. ठीक है, तो इतना, दिस इज़ द प्रोसीजर फॉर एनैक्टमेंट ऑफ अ बजट, है ना. तो यहाँ पे आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है. ठीक है, और फिर उसके साथ में एक अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल भी होता है. ठीक है, सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल, दीज आर टेबल्ड इन द पार्लियामेंट. ठीक है, नाउ वी लुक एट द कट मोशंस और फिर इनके बारे में भी देखते हैं. ठीक है, कट मोशन क्या है, देर इज़ अ पॉलिसी कट मोशन. इट रिप्रेजेंट्स डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी
एंड द इंटायर अमाउंट इज रिड्यूस्ड बाय ₹1। ठीक है, तो जितना भी अमाउंट किसी चीज़ के लिए रखा था उसमें से इट विल बी रिड्यूस बाय ₹1 एंड इट जस्ट रिप्रेजेंट्स डिसअप्रूवल। ठीक है, कि पॉलिसी नहीं पसंद आई हमें, ठीक है, कि किस पॉलिसी पे भी दे रहे हैं पैसे। इकोनॉमी कट है कि इट विल जस्ट रिड्यूस इट बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट। टोकन कट है कि द अमाउंट विल बी रिड्यूस बाय ₹100 एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, टोकन प्रोटेस्ट की फॉर्म में। देन conditions for admissibility of cut motions: one demand and one specific matter only, and that should be related to the union government. No arguments or defamatory statements. No amendment के suggestion should be given cut motion के time पे. This is extremely important to know. Then no matters under court jurisdiction adjudication. No question of privilege should be allowed. And then not related to the expenditure charged on the consolidated of fund of India. ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर पे यू कैन नॉट ब्रिंग अ कट मोशन। ठीक है, एंड इफ अ कट मोशन इज बाय चांस पास्ड इट मे लीड टू द गवर्नमेंट्स रेजिग्नेशन। ठीक है, तो इट इज़ रेयरली पास्ड। पॉलिसी कट पेट कर लो, कट पेट है ना, दे राइम कट का पेट से, तो पेट क्या रहेगा, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट एंड टोकन कट। ये अगर हो गया पास तो इट माइट लीड टू द गवर्नमेंट रिजाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अप्रोप्रिएशन बिल ऑफ आर्टिकल 114। यहाँ पे जो मेंशन था ये टू विड्रॉ मनी है ना फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो इसमें आर्टिकल 114 में क्या दिया है, नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम CFI एक्सेप्ट अंडर एन अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। ठीक है, सो द it authorizes appropriation out of consolidated fund of India for votable as well as non-votable parts. ठीक है, it covers voted grants and charged expenditure as well. ठीक है, no amendment will be allowed to vary the amount. So this is extremely important कि कोई amendment करनी है तो amount will not be varied and it becomes an appropriation act. ठीक है, appropriation bill मतलब appropriate करना, पैसा निकालना consolidated fund of India में से। ठीक है, तो उसके लिए these are the rules है ना। बोथ नोटेबल मतलब चार्ज और जो मेड एक्सपेंडिचर दोनों के लिए यू कैन अप्रोप्रिएट मनी आउट ऑफ द CFI, बट नो अमेंडमेंट विल बी अलाउड टू वेरी द अमाउंट। ठीक है, जितना निकाल लिया उतना बस, ऐसे नहीं कि और बढ़ा रहे हैं बाद में। ठीक है, अमेंडमेंट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, नाउ वोट एन अकाउंट। ये हो गए हमारे वोट एन अकाउंट, देखते हैं। So this refers to a temporary grant. It is used when the budget is not passed before 31st March. ठीक है, अगर 31st March which is the end of a financial year उस तक budget has not been passed, then a vote in account is brought in, usually for 2 months. तो उसमें temporarily some money is given to the government in order to carry out the day to day businesses. ठीक है, so amount कितना होता है 2 months के लिए, तो 2 months को 12 months से डिवाइड करो, कितना हो गया 1/6। तो 1/6 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल बजट में जितना सोचा हुआ है ना, दैट विल बी गिवन एज वोट ऑफ अकाउंट। ठीक है, इट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट्स बजट। इट कैन बी पास बाय द लोक सभा विदाउट एनी डिस्कशन एंड इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्ट टैक्सेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी चेंज अंडर दिस, और it can be passed by the Lok Sabha without any discussion. ठीक है, next we'll look at the interim budget. This is presented in an election year. It includes both expenditure as well as receipts. ठीक है, interim budget है मतलब वो election year में करेंगे, both expenditure receipts रहेंगे इसमें। Full estimates will be given but the new government may present a new budget as well. ठीक है, next we have the finance bill. ठीक है, फाइनेंस बिल में क्या रहेगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ मनी बिल to give effect to financial proposals of the government of India for the following year. ठीक है, it legalizes the income side of the budget है ना, income side of the budget is legalized. It includes levy of new taxes. ठीक है, तो income side के लिए है ये primarily, देखो ये याद रखना। फाइनेंस बिल इज
legalizing the income side of the budget. So very important this is. तो इसमें लीवाई ऑफ न्यू टैक्सेस रहेगा, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल और एक फाइनेंस बिल था ना, ये उस वाले की बात हो रही है, ये वो नहीं है 107, वो नहीं है 1187 वाला फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, उसकी नहीं बात हो रही है, ठीक है। सो लीवाई ऑफ न्यू टैक्सेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर, ये करेंगे। कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर बियॉन्ड द अप्रूव्ड पीरियड बाय द पार्लियामेंट। तो फाइनेंस कैसे करेगा गवर्नमेंट अपने आप को, वो है ये, ठीक है। तो फाइनेंस कैसे करता है गवर्नमेंट अपने आप को, टैक्सेशन के थ्रू, ठीक है। तो वही दिया है यहाँ पे, अमेंडमेंट्स कैन बी मूव्ड बट ओनली इन द लोकसभा एज अ मनी बिल। सो दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये जो फाइनेंस बिल होता है ये वाला, इट इज़ अमेंडेड एज अ मनी बिल, तो उसमें फिर वो ये है कि इसको अमेंड नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी, इसका नाम फाइनेंस बिल है पर है ये मनी बिल, ठीक है। ये बहुत बहुत कंफ्यूजिंग और इम्पोर्टेंट है। वैसे इसका नाम क्या है, फाइनेंस बिल, पर है क्या, ये मनी बिल है, ठीक है। What else? It is to be returned by the Rajya Sabha within 14 days. तो ये भी है। प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट है 1931 का, उसमें क्या बोला है, फाइनेंस बिल हैज़ टू बी इनैक्टेड विद इन 75 डेज, ठीक है। ये और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट ऑफ 1931, अंडर दैट द फाइनेंस बिल हैज़ टू बी इनैक्टेड विद इन 75 डेज, ठीक है। सो ये वाला जो फाइनेंस बिल है, जो हम लोग वी गिव इट अलॉन्ग, मतलब द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स इट अलॉन्ग विद द बजट, दैट फाइनेंस बिल इज एक्चुअली अ मनी बिल, ठीक है। बी वेरी केयरफुल विद दैट, ठीक है। ये आर्टिकल 117 वाला फाइनेंस बिल नहीं है ना, ये असली में मनी बिल ही है 1110 वाला। इसमें क्या करेंगे, टैक्सेशन से रिलेटेड रहेगा पूरा, कैसे फाइनेंस कैसे करेंगे हम लोग गवर्नमेंट को, फाइनेंस कैसे करते हैं, टैक्सेशन के थ्रू, तो ये टैक्सेशन के लिए रहेगा पूरा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, लीवाई ऑफ न्यू टैक्सेस और वो टैक्स स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, बाकी पूरा मनी बिल जैसा है, बस एक और एक एडिशनल प्रोविजन है इसमें, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट ऑफ 1931, ठीक है। ये वाला जो एक्ट है प्रोविजनल कलेक्ट कैसे रन करोगी, सीडीएम के टाइम पे आया था। सीडीएम के टाइम पे क्या चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस चीज़ के ऊपर था, सॉल्ट टैक्स के ऊपर, ठीक है। सॉल्ट टैक्स के ऊपर था, तो टैक्स से रिलेट कर लो, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट ऑफ 1931, ठीक है। देन द फाइनेंस बिल हैज़ टू बी इनैक्टेड विद इन 75 डेज, ऐसा उसमें मैंशनड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रांट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, है ना। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है, व्हेन द सैंक्शनड अमाउंट इज इनसफिशिएंट फॉर द एग्जिस्टिंग सर्विस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट विल बी नोन, देन यू विल रिक्वायर अ सप्लीमेंट्री ग्रांट, है ना, कि सप्लीमेंट करो और बढ़ा दो, ठीक है। देन एडिशनल ग्रांट क्या है, फॉर न्यू सर्विस नॉट इंक्लूडेड इन द बजट, ठीक है। एडिशनल रहेगा कि एडिशनल सर्विस ऐड कर रहे हैं कोई, उसके लिए देयर विल बी अ ग्रांट विल बी नो विच विल बी नोन एज द एडिशनल ग्रांट, ठीक है। Then what else? Excess. When the expenditure exceeds the sanctioned amount, it is voted by the Lok Sabha after FY, after the financial year. ठीक है। देन पब्लिक अकाउंट कमेटी भी अप्रूवल देता है ना, दैट इज़ व्हेन एक्सेस ग्रांट इज अप्रूव्ड, ठीक है। तो वो है कि आप नॉर्मल एक्सपेंडिचर कर ही रहे थे बट डे टू डे एक्सपेंडिचर बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, सो इट विल बी वोटेड अपॉन बाय द लोकसभा, ये क्योंकि एक्सपेंडिचर है लोकसभा से रिलेटेड रहेगा, एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी अप्रूवल चाहिए उसके लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है वोट ऑफ क्रेडिट, दिस इज फॉर अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स हुज अमाउंट इज नॉट प्रिसाइजली स्टेटेड, तो ब्लैंक चेक जैसा रहता है ये, ठीक है। वोट ऑफ अकाउंट से इसको मत करना कंफ्यूज, वोट ऑफ अकाउंट इज कि हम लोगों को थोड़ा सा पैसे पहले दे दिए इन्होंने, है ना,
116 के अंडर आता है, बिकॉज द बिल हैज़ येट नॉट बीन बजट बिल हैज़ नॉट बीन पास्ड। वोट ऑफ क्रेडिट क्या है, क्रेडिट दे दिया है ना, क्रेडिट मतलब लोन क्रेडिट वाला है ना। सो दिस इज़ फॉर अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स, एंड इसका अमाउंट होता नहीं है तो ब्लैंक चेक जैसा है कि कितना भी निकाल लो आप, ठीक है। एक्सेप्शनल क्या है, एक्सेप्शनल ग्रांट फॉर अ स्पेशल पर्पस, ठीक है, एंड नॉट पार्ट ऑफ द करंट सर्विस, इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द नॉर्मल बजट, ठीक है, जो भी सेपरेट रहेगा वो सेपरेट, ठीक है। Then you have token grant. Token grant is for any new service via reappropriation. ठीक है, नो एक्स्ट्रा फंड्स आर नीडेड। तो इसमें क्या होगा, टोकन देंगे असली में। सपोज मैंने जैसे एग्रीकल्चर के लिए 2000 करोड़ रखा है, और फिर मैंने यहाँ पे कितना रखा है, वुमेन वेलफेयर के लिए भी 2000 करोड़ रखा है। बट देन आई रियलाइज कि नहीं भाई, एग्रीकल्चर में और पैसे चाहिए, तो व्हाट विल दे डू, दे विल रीअप्रोप्रिएट दिस मनी। तो यहाँ से 1000 इनको दे दिया, तो यहाँ पे 3000 हो गया, और यहाँ पे 1000 ही रह गया, ठीक है। सो नो न्यू मनी हैज़ बीन टेकन, यही रीअप्रोप्रिएट कर दिया है। तो इसमें फिर टोकन ग्रांट लाते हैं कि टोकन अमाउंट निकाल लेंगे, तो ऐसे बताने के लिए कि वी हैव मतलब रीअप्रोप्रिएट द फंड्स, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट वी लुक एट द फंड्स ऑफ, जो मेजर फंड्स हैं इंडिया में। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द फॉलोइंग 3 काइंड्स ऑफ फंड्स, ठीक है। अमंग दीज 3, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। पहले जो बाकी 2 हैं ये आप याद रखना कि जो कंटिजेंसी फंड है इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट ओनली, ठीक है। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है एक तो मेन, देन यू हैव द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267, ठीक है, ये 3 है। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इन तीनों के बारे में विल स्टडी। कंसोलिडेट, इनका पहले तो आर्टिकल नंबर यू शुड बी रिमेम्बरिंग, है ना, 266 267, ठीक है। कैसे लर्न करेंगे, कंसोलिडेटेड फंड है ना, तो जो सी है वो 6 जैसा दिख रहा है, ठीक है, और 2 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे 2 लिख दिया, ठीक है, उससे कर लो। और द नेक्स्ट वन इज 267, तो ऐसे हो जाएगा। नाउ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ऑल रिसीट्स क्रेडिटेड एंड पेमेंट्स आर डेबिटेड हियर, ठीक है। All revenues received by the government of India, all loans raised by the government, all money is received in repayment of loan, all legally authorized government expenditure is made from this fund, no money legally authorized, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। No money can be withdrawn except in accordance with parliamentary law, ठीक है। अप्रोप्रिएशन एक्ट लाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नो, है ना। अप्रोप्रिएशन बिल था हमारा आर्टिकल 114, उसी के अंदर यू हैव टू ब्रिंग इट, एंड वहाँ पे क्या दिया था कि जो अप्रोप्रिएशन बिल है इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है। ऐसे नहीं कि अभी और पैसा चाहिए और ले आए, ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा, उसके लिए यू हैव टू आस्क फॉर ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 115, ठीक है। Now, public account of India, it contains all other public money which is not credited to the consolidated fund of India. ठीक है, public account of India, all other money which is not given to the consolidated fund or received by or on behalf of government of India. तो ये असली में गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ठीक है, ये गवर्नमेंट को दिया गया है फॉर कीपिंग, सेफ कीपिंग, ठीक है, ये सारा गवर्नमेंट का पैसा है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट्स मनी, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज नॉट गवर्नमेंट्स मनी, दिस इज गिवन टू द गवर्नमेंट फॉर सेफ कीपिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोविडेंट फंड होता है लोगों का, है ना, जुडिशियल डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक्स डिपॉजिट्स, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स, रेमिटेंसेज, ऑल ऑफ दीज विच आर kept which are received by or on behalf of the government of India by some, मतलब गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ ट्रस्टी इन दिस केस, है ना, वो रहेगा। इट इज़ ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, नो पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज इनका पैसा ही नहीं है ये, है ना, तो जिनका है उनके लिए काम करेगा ये, ठीक है। मोस्टली बैंकिंग ट्रांजेक्शन, हाँ वही बैंकिंग रिलेटेड पैसा रहेंगे इसमें, वही
डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, दीज आर अमाउंट्स डिटरमाइंड बाय लॉ आर पेड इनटू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो एक ऐसे ही फंड रखा है फॉर इमरजेंसी पर्पसेज, दैट इज नोन एज द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इट इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, तो क्या होगा, पहले एक्सपेंडिचर कर देंगे, अप्रूवल बाद में होगा। ठीक है, इट इज़ हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। सो IAS ऑफिसर जो है फाइनेंस मिनिस्टर के हाईएस्ट पोस्ट, दैट विल बी होल्डिंग द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट पार्लियामेंट्री कमिटीज। सो बिफोर डूइंग दैट वी विल जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस विच वी हैड लेफ्ट अबाउट, है ना। So क्या है, with reference to the union budget, consider the following statements. The union finance minister on behalf of the prime minister lays the annual financial statement before both the houses of the parliament. अभी ये प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे नहीं करता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ों में दे मेक अ स्वॉप। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। देन एट द यूनियन लेवल, no demand for grant can be made except on the recommendation of the President of India. This is correct. ठीक है, सो आंसर विल बी बी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो ये गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज मतलब दे डील विद द entire budget process। ठीक है, no amount can be withdrawn from the consolidated fund of India without the authorization from the Parliament of India। This is correct। ठीक है, नेक्स्ट है, all the disbursements made from the public account also need the authorization of Parliament। ये नहीं है। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। सो पार्लियामेंट्री कमिटीज़। सो कमेटी क्या होता है, इट विल बी अ पार्लियामेंट्री कमेटी इफ इट satisfies four conditions। एक तो it should be either appointed or elected by the house or nominated by the speaker or chairman। ठीक है, it works under the direction of the speaker or chairman। it presents a report to the speaker or chairman or the secretariat। हाँ, वो secretariat provided by लोक सभा and राज्य सभा, they will help you with that। ठीक है, parliamentary committees conduct a detailed scrutiny of bills, budgets, policies और actions। ठीक है, अभी हम लोग will look at the financial committees first। parliamentary committees में भी there are financial committees and then there are departmental related standing committees, फिर committees to inquire stuff, committees to scrutinize and control। ठीक है, बहुत सारे committees to do day to day business, फिर housekeeping committees भी हैं। ठीक है, so all of these we'll be looking at right now, है ना। we'll do these questions after we have read the theory। ठीक है, so we are starting financial committees। so सबसे पहले we have the public accounts committee, है ना। now public accounts committee जो है it was set up for in 1921 under the government of India act of 1919। ठीक है, it has 22 members। ठीक है, 15 लोकसभा में है, 7 राज्यसभा, है ना। and it is elected annually by the parliament by proportional representation with single transferable vote। ठीक है, PRSTV। a minister cannot be a member। चेयरपर्सन, देखो ये इम्पोर्टेंट है। The chairperson is appointed by the speaker from opposition since 1961 ठीक है, चेयरपर्सन स्पीकर करेंगे एंड जनरली मतलब कन्वेंशन है कि इट विल बी एन ऑपोजिशन लीडर। ठीक है, नाउ कोर फंक्शंस क्या क्या है इनके, दे एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ द CAG। ठीक है, दे स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस अकाउंट्स। दे इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर इज विद इन द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, दे आर असिस्टेड बाय CAG and this is a post-mortem body and they scrutinize, they do the scrutiny after expenditure। ठीक है, so post-mortem body है which does the scrutiny after expenditure। ठीक है,
तो ये याद रखना कि एक्सपेंडिचर होने के बाद में कर रहे हैं, सो दे डू नॉट हैव एज सच एनी पावर्स टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर, है ना। सीएजी जनरली असिस्ट्स देम इन देयर वर्क। और क्या क्या कर रहे हैं ये लोग? स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब कि द मनी विच इज़ बीइंग टेकन आउट फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबली द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो द फाइनेंस अकाउंट्स। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल होता था, वही उसी की बात हो रही है। फाइनेंस बिल किस में क्या होता था? टैक्सेशन, है ना। और अप्रोप्रिएशन बिल में वो जो मनी विच इज़ बीइंग टेकन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, अप्रोप्रिएटेड बोलते हैं उसको असली में, फॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, नाउ कितने हैं मेंबर्स इसमें? 22। हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सेट अप इन 1921। देखो, इसको ऐसे एक लिंक बना लो। 1921 में क्या चल रहा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, सो द पीपल पीपल नहीं, वो ब्रिटिशर्स रियलाइज कि अभी इनमें थोड़ा सा वो आ रहा है, पॉलिटिकल अवेयरनेस आ रहा है इंडियंस में, सो वी विल गिव सम कंसेशंस टू देम। ठीक है, कंसेशंस के फॉर्म में क्या दिया उन्होंने? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, है ना। क्यों? ताकि सम अमाउंट ऑफ वो हो जाए, इनको तसल्ली हो जाए कि पार्लियामेंट इज लुकिंग एट द, पार्लियामेंट हैज, पार्लियामेंट नहीं, जो तब सेंट्रल असेंबली था, दैट हैज़ पावर्स टू इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर विच इज़ बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट इज़ लीगल, और उसका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी उसमें। ठीक है, सो दिस वाज अ कंसेशन गिवन ड्यूरिंग द एनसीएम। ठीक है, ऐसे कर सकते हो लोग ना। और कब आया था ये? 1921 में। ठीक है, और फिर 21 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 22। तो देर आर 22 मेंबर्स इन दिस। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। कितने मेंबर्स हैं? लोकसभा में डबल, देखो हमको पता है लोकसभा में 550 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 250, सो दैट इज़ ऑलमोस्ट हाफ, नॉट एग्जैक्टली हाफ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हाफ रहेगा, लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7। ठीक है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आप याद रखना। ठीक है, एंड व्हाट एल्स? बस इतना ही है। सीएजी हेल्प्स देम। सो पब्लिक अकाउंट क्यों है इसका नाम? हाँ, वो भी याद रखना, वो पब्लिक का मनी है बिकॉज, ठीक है, तो इसलिए लर्न कर सकते हो ऐसे। देन एस्टिमेट्स कमेटी, ये इसको उससे मत कंपेयर, आप डू नॉट कंफ्यूज दिस विद ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज़ एक्चुअली पब्लिक का मनी, बिकॉज वो जो हमारा सेविंग्स बैंक में हम लोग जो पैसे डालते हैं, नॉट एग्जैक्टली नॉर्मल बैंक्स, जो जैसे गवर्नमेंट बैंक्स में, जैसे नॉट ओनली गवर्नमेंट बैंक्स, एक पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो हम लोग करते हैं, ठीक है, वो सब दे कम इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड अदर प्रोविडेंट फंड, ये सब, दैट एक्चुअली इज द मनी ऑफ इंडियंस। ठीक है, मतलब अपने आप सही में असली में हमारा मनी है। बट ये वाला जो पब्लिक अकाउंट्स है, ये ओवरऑल ये थोड़ा वो हो जाएगा कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल रहे हैं, टैक्सेशन अमाउंट जो आ रहा है उस पर, टू कीप एन आई ऑन दैट, वो है ये। ठीक है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द बिटवीन द टू नेम्स। ठीक है, फिर है एस्टिमेट्स कमिटी। सो एस्टिमेट्स कमिटी वॉज सेट अप फर्स्ट इन 1950। इट हैज़ 30 members and all are रुको, क्या? सेट अप फर्स्ट इन 1950। ठीक है, एस्टिमेट्स कमिटी 30 members हैं इसमें, और ऑल आर लोकसभा वाले मेंबर्स। ठीक है, राज्यसभा का देयर इज नो मेंबर। दिस वाज सिलेक्टेड एनुअली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर। ठीक है, एंड द चेयरपर्सन हैज़ टू बी फ्रॉम द रूलिंग पार्टी यूजुअली। ठीक है, estimate committee has completed around 75 years since 1950 in 2025। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि 75 ईयर्स ख़त्म हो गए हैं इसके इन 2025, सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, now what does this do? They examine budget estimates, they suggest improvements in efficiency and administration। तो ये काम है, estimates यही है, budget estimates को एग्जामिन करने के लिए। दे रिकमेंड द फॉर्मेट ऑफ द बजट प्रेजेंटेशन, ये सब फालतू का है, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट डज नॉट क्वेश्चन पॉलिसी, नो सीएजी असिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सीएजी डज नॉट असिस्ट देम, वो बस पब्लिक अकाउंट्स, पीएसी सीएजी, है ना। ये थोड़ा सा राइम हो रहा है तो उससे लर्न कर लो, पीएसी सीएजी, बट ये एस्टिमेट्स कमेटी नहीं है।
ठीक है, एस्टिमेट्स कमेटी नो CAG, एंड दे डू नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी, बस ओवरऑल जो फॉर्मेट ऑफ द बजट है और बजट एस्टिमेट्स है उनको एग्जामिन करेंगे। ठीक है, इसको लर्न कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर 1950, ठीक है, सो रिपब्लिक जब बना था इंडिया, देन इटसेल्फ दे केम अप विद द एस्टिमेट्स कमेटी। ठीक है, सो एज टू कीप एन आई के बजट एस्टिमेट्स सही हैं कि कुछ ओवर प्रेजेंटेशन तो नहीं किया है ना, ये सब कर इंश्योर करने के लिए कोई ओवर इन्फ्लेटेड नंबर्स तो नहीं दिए, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द एस्टिमेट्स कमिटी वाज मेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिपब्लिक ओनली। ठीक है, उसके बाद एस्टिमेट्स ई है ना, ई कैसा दिखता है, ऐसे है, इसको इन्वर्ट कर दोगे तो 3 जैसा दिख रहा है। ठीक है, so 3 से 30, so there are 30 members in the estimates committee and there are only Lok Sabha members, no Rajya Sabha members। ठीक है, why is it so, I do not know। ठीक है, पर ऐसे लर्न कर लो आप, है ना। They are elected annually by proportional representation, single transferable vote। ठीक है, and a minister cannot be a member, again इसमें भी a minister could not be a member, है ना, in public accounts committee। Similarly, a minister cannot be a member in the estimates committee as well। The chairperson should be from the ruling party usually, है ना, चेयरपर्सन को रूलिंग पार्टी से होना चाहिए, एंड दे कंप्लीटेड 75 ईयर्स सिंस 1950 इन 2025। ठीक है, सो डू रिमेंबर दैट द चेयरपर्सन, whosoever is the chairperson, should be from the ruling party। whereas यहाँ पे जो चेयरपर्सन था दैट वाज फ्रॉम द ऑपोजिशन। ठीक है, और ये 75 ईयर हो गए, वो हो गया था ये, इसमें दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। लर्न कैसे करेंगे इसको देखो, एस्टिमेट है मतलब नॉर्मल एस्टिमेट्स को देख रहे हैं ये अच्छे से, वो दिस इज अ, देखा जाए तो दिस इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट वर्क विच दे आर डूइंग, है ना, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा स्क्रूटनी वाला वर्क है। सो दैट इज़ वाई द ऑपोजिशन लीड चेयरपर्सन शुड बी ऑपोजिशन मेंबर, सो दैट अच्छे से स्क्रूटनी करे। ठीक है, एस्टिमेट्स को देख रहे हैं, ये बजट में जो एस्टिमेट्स लिखे हैं वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है एज मच एज दिस। ठीक है, सो दैट इज़ वाई रूलिंग पार्टी का ही चेयरपर्सन रहेगा इसमें। ठीक है, देन वी हैव द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। दिस was created in 1964 under the Krishna Menon Committee recommendations। ठीक है, देर आर 22 मेंबर्स अगेन इसमें भी, है ना, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, ये सारे कौन से फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, यहाँ कहीं मेंशन था, ये फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं सारे। ठीक है, सो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में क्या होगा, अगेन 22 मेंबर्स हैं, क्रिएटेड इन 1964। ठीक है, एंड अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर अगेन। ठीक है, और चेयरपर्सन शुड बी अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, और टेन्योर कितना है, 1 ईयर का, ज़्यादातर का टेन्योर 1 ईयर ही होता है। ठीक है, और इनका काम क्या है, इट एग्जामिन्स रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, इट एग्जामिन्स CAG रिपोर्ट्स ऑन PSUs एज वेल। इट डज नॉट एग्जामिन मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स, इन सब को नहीं, दे डू नॉट एग्जामिन, बट ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी को दे एग्जामिन, मतलब वो नहीं, ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं, वो इट एग्जामिन्स द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स वही PSU वगैरह, उनका भी CAG रिपोर्ट ही दे एग्जामिन। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है PSUs पे देखने के लिए, और इसका नाम इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, नाउ हाउ विल वी लर्न दिस, देखो सबसे पहले तो द नंबर ऑफ मेंबर्स इज सेम एज दैट इन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, 15 + 7। नाउ व्हाट एल्स, 1964 लर्न करना है, और कृष्णा मेनन कमेटी, है ना, KM कमेटी बोल सकते हैं इनको, तो PSU से लिंक कर लेते हैं इनको। ठीक है, PSU 64 1964। सो 1964 में और क्या इवेंट हुआ था, 1961 में वी हैड द इंडो चाइना वॉर, देन 1965 में वी हैड अ इंडो पाकिस्तान वॉर एज वेल, है ना। तो
उससे पहले एक बीच में पीएसयूज़ के लिए ये आ गया, कमिटी ऑन पीएसयूज़। ठीक है, सो बेसिकली उस टाइम पे देयर वाज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्रंच व्हिच वाज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री, है ना? तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि कहीं पे ये, वैसे तो गवर्नमेंट का तो ये दोनों देख रहे हैं, पीएसयूज़ जो होते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये लोग इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे आर वाइजली यूजिंग देयर मनी, द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स वाज ब्रॉट इन। ठीक है, तो आप वही उनसे लर्न कर लो। 61 में वी हैड द इंडो चाइना वॉर, देन 65 में इंडो पाकिस्तान। तो बीच में दे हैड टू इंश्योर कि इतना सारा फाइनेंशियल स्ट्रेस है, सो दैट द मनी इज बीइंग यूज्ड वाइजली एवरीवेयर, है ना? तो इसलिए कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स वाज recommended by कृष्णा मेनन कमिटी। ठीक है, कृष्णा मेनन कमिटी कैसे लर्न करेंगे हम लोग? पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है ना, बीएचएल टाइप। इसमें आप ऐसे इमेजिन करो कि कोई पर्सन है, उसका नाम है कृष्णा मेनन, हु वर्क्स इन अ पीएसयू, है ना? तो उसने गेट एग्जाम दिया था और बढ़िया, ही गॉट वेरी गुड मार्क्स एंड देन गॉट इनटू अ पीएसयू। ठीक है, तो ऐसे बस लो, आई एम अनेबल टू थिंक ऑफ अ बेटर ट्रिक फॉर दिस, सो ऐसे ही लर्न कर लो। ठीक है, नाउ चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। ठीक है, एंड टेन्योर कितना है इनका? 1 ईयर का टेन्योर रहेगा। सो दिस इज डन नाउ। यहाँ पे ये दिया ही है, टेन्योर ऑफ ईच फाइनेंशियल कमिटी इज ऑफ 1 ईयर ओनली। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द फाइनेंशियल कमिटीज। नाउ वी विल मूव टू द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक है, फाइनेंशियल कमिटीज हो गए, अभी डिपार्टमेंट रिलेटेड। सो डिपार्टमेंट रिलेटेड ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए देयर विल बी अ डिफरेंट कमिटी। ठीक है, स्टैंडिंग कमिटी है इनका नाम, मतलब कि दे आर देयर थ्रू आउट द पीरियड। मतलब ऐसे नहीं है कि एडॉक कमिटी है, एडॉक का ऑपोजिट हो जाएगा स्टैंडिंग। एडॉक विल बी अ टेम्परेरी कमिटी विच विल बी मेड फॉर सम टेम्परेरी पर्पस ओनली, और स्टैंडिंग विल बी परमानेंट टाइप का। ठीक है, सो देर आर टोटल 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक है, each committee has around 31 members. 21 are from Lok Sabha, 10 are from Rajya Sabha. Ministers are again not eligible. ठीक है, members are nominated, है ना? और लोक सभा members by the speaker and राज्य सभा members by the chairman. पहले क्या हो रहा था, पहले तीनों कमिटीज़ में इलेक्टेड थे सारे मेंबर्स। वाई? बिकॉज इट वाज अ वेरी सेंसिटिव इशू। फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, फाइनेंसेस को चेक करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इलेक्शन से दे वर बीइंग अपॉइंटेड। ठीक है, वेराज अभी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ है, इतना भी इट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज फाइनेंस, देयरफॉर द मेंबर्स आर जस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, चेयरमैन और स्पीकर करते हैं। देन टेन्योर अगेन 1 ईयर का है। There are 16 department related standing committees which come under the Lok Sabha and 8 of them come under Rajya Sabha. So total there are 24. ठीक है, functions क्या है इनके? ये तो to examine the demands for grants of the concerned ministry. So ये department related है, मतलब कि मिनिस्ट्रीज होते हैं अलग अलग, उनको उनसे रिलेटेड ये रहेंगी एक कमेटी। तो जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसके लिए देयर विल बी अ डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, और जो भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वॉट एवर दे जो भी उन लोग पॉलिसीज़ करेंगे, पॉलिसीज़ विच दे कम अप विद, और द डिमांड्स ऑफ ग्रांट ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज, दोज विल बी लुक्ड एट बाय दीज कमिटीज़। ठीक है, now examine bills referred to them clause by clause. They examine annual reports of ministries and departments as well. They examine long-term policy documents. They strengthen executive accountability. They cannot examine day-to-day administration, तो that is very मतलब impractical हो जाएगा। फिर recommendations advisory are not binding। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो recommendations होते हैं इनके, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन देम। ठीक है, ये हो गया। नाउ इनको हम लोग लर्न कर लेते हैं। देखो कितने हैं, 24 कमिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। ठीक है, और 24 कैसे लर्न करोगे आप? ऐसे कर लो, 24 आवर्स गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर 24।
ठीक है, 24 कमिटीज़ हैं। देन मेंबर्स कितने हैं? 31। 31 कैसे लर्न करेंगे? 24 कमिटीज़ काम करते हैं 24 आवर्स के लिए, है ना। और दे जो हमारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है, दे वर्क 31 डेज इन अ मंथ। ठीक है, ऑल 31 डेज ऑफ द मंथ दे आर वर्किंग। ठीक है, तो उससे 31 मेंबर्स हो जाएगा, है ना। उसमें से एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, लोकसभा जनरली हैज़ 550, मतलब वही डबल द अमाउंट, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली डबल द अमाउंट ऑफ द मेंबर्स इन राज्यसभा। सो लोकसभा में देर आर 21 एंड राज्यसभा हैज़ 10 मेंबर्स। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा ये भी, इनका भी डिफरेंस क्या है, 16 ऑफ दीज कमिटीज़ आर इन, मतलब दे कम अंडर लोकसभा एंड 8 ऑफ देम कम अंडर राज्यसभा। ठीक है, ये भी उन्होंने वही डबल आर इन लोकसभा, 8 आर इन राज्यसभा। ठीक है, नाउ वील मूव टू द कमिटीज़ टू इंक्वायर। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस ऑल्सो। कमिटीज़ टू इंक्वायर देख लेते हैं। सो देर इज कमिटी ऑन पिटिशंस, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस एंड द एथिक्स कमिटी। ठीक है, तो कमिटी ऑन पिटिशंस, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस एंड द एथिक्स कमिटी। सो सबसे पहले कॉम्पोजिशन क्या है? लोकसभा में देर आर 15 मेंबर्स, प्लस राज्यसभा में देर आर अराउंड 10 मेंबर्स। ठीक है, कमिटी ऑन पिटिशंस की। ठीक है, इनका काम क्या है? देखो, नाम जो है ना, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इट एग्जामिन्स पिटिशंस ऑन बिल्स एंड मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो वही जो भी बिल्स और उस पर पिटिशंस आए हैं, उनको दे विल बी एग्जामिनिंग। It considers representations from individuals or associations on union subjects. ठीक है, सो ओवरऑल थोड़ा जेनरिक सा काम है इनका, कि कुछ भी इशू ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस है, उस पर कोई पिटिशन आया है, सो दे विल बी एग्जामिनिंग दैट। ठीक है, और कितने मेंबर्स हैं? देर आर 25 मेंबर्स, है ना। इन सब में ही 25 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो टोटल देर आर, नहीं, अच्छा, हाँ वही 25 मेंबर्स हैं। 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर 25? ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ में कितने थे? 24। हमने 24 आवर्स से करा था ना, तो 25th आवर में क्या हो जाएगा, ये आप कर लो ऐसे कि 24 + 1, यू हैव द कमिटीज़ टू इंक्वायर। तो 24 + आई से क्या हो जाएगा? इंक्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा 25। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और देन वी लुक एट द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। सो इसका क्या है? प्रिविलेजेस, है ना। सो कॉम्पोजिशन अगेन 1510, इट इज़ सेमी जुडिशियल इन नेचर। और वो जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के केस होते हैं ना, दे एग्जामिन दैट। सो इट एग्जामिन्स ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस मेंबर्स एंड रिकमेंड्स अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, देन वी हैव द एथिक्स कमिटी। सो एथिक्स कमिटी क्या है? इट इज़ एन इनिशियली एन एडॉक कमिटी, है ना। राज्यसभा में इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1997 एंड इट हैड 10 मेंबर्स। ठीक है, लोकसभा में इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2000 एंड इट हैड 15 मेंबर्स। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। एथिक्स कमेटी, इट इन्फोर्सेस द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एमपीज एंड इट एग्जामिन्स मिसकंडक्ट वाले जो भी केसेस होंगे उनको एग्जामिन करेगा। इट मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड डेकोरम एंड इट कैन नॉट टेक अप सब जुडिस मैटर्स। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको देख लेते हैं। देखो, एडहॉक कमिटी थी पहले इनिशियली, बट आफ्टर सम टाइम दिस वाज मेड अ नॉर्मल पब्लिक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी टाइप बना दिया, है ना। एंड इट इन्फोर्सेस द कोड ऑफ कंडक्ट, और जो ओवरऑल डिसिप्लिन डेकोरम ये मेंटेन करेंगे ये लोग। और वही है, इसमें राज्यसभा में देर आर 10 मेंबर्स और लोकसभा वाले में इट हैज़ ओनली 15 मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दीज आर ऑल द कमिटीज़ टू इंक्वायर, दीज वर ऑल द कमिटीज़ टू इंक्वायर। नाउ वील मूव टू द कमिटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। ठीक है, इन सब में वही है, 15 + 10 है ज़्यादातर में, बट यहाँ 20 + 10 भी है। ठीक है, सो वील लुक एट दीज। सो सबसे पहले कमिटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल में क्या आएगा? कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या है? लोकसभा हैज़ 15 मेंबर्स, राज्यसभा हैज़ 10 मेंबर्स। ठीक है, गवर्नमेंट को अश्योरेंसेस
से रिलेटेड है ये. It examines assurances or promises made by the ministers on the House floor. It reports on the extent of implementation. ठीक है. 15+10 वही जो भी मिनिस्टर ने अश्योरेंस दिया है उसको एग्जामिन करेंगे कि actually have they been sticking to the assurance or not. ठीक है. And year इतना important, I do not think that the year of formations are as important for these. ठीक है, क्योंकि फिर जो फाइनेंस कमिटीज़ जो हमारे फाइनेंस रिलेटेड कमिटीज़ थे उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है. ये जो नॉर्मल कमिटीज़ हैं उनके लिए इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट करना है तो देख लो. यहाँ 53 है 1953. ठीक है. देन कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. सो अगेन 15 मेंबर्स इन ईच हाउस. सो राज्यसभा में भी 15 रहेंगे और लोकसभा में भी. इट एग्जामिन्स वेदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, दैट इज़ जो एग्जीक्यूटिव अपने आप जो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, इट इंश्योर्स दैट दे आर प्रॉपरली एक्सरसाइज बाय द एग्जीक्यूटिव, और वो कुछ ज़्यादा दे आर नॉट एक्सेसिंग एंड दे आर नॉट गोइंग बियॉन्ड देयर jurisdiction. ठीक है. सो दिस विल बी कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. देन ई कब बने? 1951 में इलेक्शन हुआ था. 52 में पार्लियामेंट वॉज फॉर्म्ड, मतलब उसी टाइम पे कुछ, मतलब ठीक है. सो फॉर्म नहीं, मतलब वही फर्स्ट इलेक्शंस 51-52 में हुआ. एंड 53 में दिस कमिटी ऑन पब्लिक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड कमिटी ऑन गवर्नमेंट assurances was formed. Then committee on papers laid on the table. कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, तो इसमें वही 15-10 का ही है. इट एग्जामिन्स पेपर्स लेड बाय मिनिस्टर्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. इट डज नॉट एग्जामिन द मैटर्स अंडर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमिटी. ठीक है, तो कुछ भी पेपर्स जो मिनिस्टर्स ने विच दे हैव लेड डाउन, दे विल बी इंश्योरिंग दैट दे कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. देन वी हैव द कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SCs एंड STs. कॉम्पोजिशन है, देयर विल बी 30 मेंबर्स, 20+10 है ना. सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट. तो ये जॉइंट है ना. इम्पोर्टेंट मैटर है वेलफेयर ऑफ SCs एंड STs. तो देर आर 30 मेंबर्स. इट एग्जामिन्स रिपोर्ट्स ऑफ द NCSC एंड NCST. इट रिव्यूज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्ड्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स. ठीक है, तो जेनरिक काम है इनका भी, बट ये याद रखना है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं. देर आर 30 मेंबर्स. सो 30 मेंबर्स. और हमने कहाँ पे देखा था, और नहीं था, तो 31 थे ना पहले वालों में. तो इसको ऐसे लर्न कर लो कि 30 डेज ऑफ द वीक ऑफ द मंथ SC STs के साथ वो होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है. ठीक है, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है. 30 डेज SC ST डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, ये हो गया. नाउ वी हैव ये दिया है कि जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, तो इसमें कितने मेंबर्स हैं? देयर आर 15 मेंबर्स एंड दिस इज़ अगेन अ जॉइंट कमिटी. तो राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर्स रहेंगे एक ही कमेटी में, है ना. इट एग्जामिन्स ऑफिसेज अंडर द गवर्नमेंट. इट रिकमेंड्स वेदर होल्डिंग सच एन ऑफिस लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs और नॉट. ठीक है, तो क्या नाम है? जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट. तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक डिस्क्वालिफिकेशन होता है ना. इफ़ यू आर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यू कैन नॉट बिकम एन MP, है ना. तो वही ये लोग दे एग्जामिन वेदर दिस पर्सन इज कैन बी डिस्क्वालिफाइड और नॉट. ठीक है, ये सब करते हैं. कितना? 15 मेंबर हैं. ठीक है, तो इसमें इतना काम का है नहीं, तो इसमें आई थिंक इट सीम्स टू बी द लोएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना. हाँ, तो 15 मेंबर ही है इसमें जॉइंट कमेटी में, और 10+5 है ना. 15 को कैसे लिंक करेंगे जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट से? देखो, प्रॉफिट 15 PP. ठीक है, प्रॉफिट और 15. देन कमिटीज रिलेटेड टू डे बिजनेसेस. सो देर आर different committees. So we have, first of all, have the business advisory committee, then committee on private members bills and resolutions. ये सब है. ठीक है, इनको देख लेते हैं सारों को.
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, लोकसभा में इट हैज़ 15 मेंबर्स, राज्यसभा में 11। ठीक है। स्पीकर इज द चेयरमैन व्हेन इट कम्स टू लोकसभा, एंड चेयरमैन इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, इनको कैसे, इसमें क्या है, नेम, द नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगेन, है ना। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, सो इट advises on the business of the house. So it regulates the timetable of the house, where it allocates time for various businesses within the house. ठीक है। देन इसका नंबर ऑफ मेंबर्स, डू नॉट बॉदर टू मच विद दिस, बिकॉज ये छोटे छोटे कमिटीज़ का आई डाउट इफ दे विल बी आस्किंग। ठीक है। देन कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स, बिल्स एंड रेजोल्यूशंस, लोकसभा में ही है बस ये। ठीक है। देर आर 15 मेंबर्स, डेप्यूटी स्पीकर इज द चेयरमैन, एंड देयर इज नो सच कमिटी इन राज्यसभा। ठीक है, क्या है, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स, बिल्स एंड रेजोल्यूशन। तो ये जो प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैं उनको दे विल बी क्लासिफाइंग, दे विल allocate time for discussion, and Rajya में it is done, this work is being done by the business advisory committee। ठीक है, तो वो लोग they are able to मतलब वहाँ पे number of members are lesser, तो private member bills will also be very less। ठीक है, so that is why वहाँ पे it is not required, and committee on private members bill is only there in the Lok Sabha। ठीक है, so this may be a question that they might ask कि which one of the following committees are present only for Lok Sabha, तो वैसे फिर पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द रूल्स कमिटी। रूल्स कमिटी का क्या है, लोकसभा में देर आर 15 मेंबर्स, एंड स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एंड राज्यसभा में ज़्यादा है, 16 मेंबर्स हैं, एंड चेयरमैन इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। So it considers the procedure and conduct of business, and it recommends amendments to the rules। कि अगर ऐसे देखें ना, राउंड ऑफ करो तो सब में ना लोकसभा में 15 15 मेंबर्स ही हैं। ठीक है, जो डे टू डे बिजनेस वाले हैं ना उसमें सारे लोकसभा में 15 15 हैं। इनफैक्ट ये जो कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल है, इसमें भी सब में 15 15 है, एक्सेप्ट जो हमारा SC ST वाला था, बिकॉज दैट वाज अ जॉइंट कमिटी एंड इट रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ मेंबर्स, और वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस इशू है, इसलिए उस पर ज़्यादा मेंबर्स दिए हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी हर जगह ज़्यादातर 15 मेंबर्स ही हैं। देखो यहाँ पे भी कमिटी ऑन पिटिशंस प्रिविलेजेस, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है लोकसभा में। ठीक है, 15 10 इज़ द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन। फिर ये तो हमने लर्न कर लिया था डिपार्टमेंट रिलेटेड वालों का, तो है ना। सो डू रिमेंबर कि यूजुअली क्या रहता है, नंबर ऑफ मेंबर्स यूजुअली फॉर द स्मॉल कमिटीज इट इज़ 15 10। ठीक है, 15 इन लोकसभा एंड 10 इन राज्यसभा यूजुअली। ठीक है, देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो। देन रूल्स कमेटी देख लिया था हमने, है ना। इसमें बस वही एक्सेप्शन है कि 16 मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा। ठीक है। देन कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, सो दिस इज प्रेजेंट ओनली इन द लोकसभा, है ना। देयर आर 15 मेंबर्स अगेन, देयर इज़ नो सच कमिटी इन राज्यसभा, सो दिस इज़ अगेन वन मोर कमिटी जहाँ पे वो राज्यसभा में दिस इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो इससे पहले कौन सी कमेटी थी, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल, which was only there in Lok Sabha, and then apart from that there is also the committee on absence of members। ठीक है, it examines leave applications of members, or it examines absence beyond 60 days without permission। तो ये हमने पढ़ा था कि if someone is absent with beyond 60 days they will get disqualified। ठीक है, दे लूज देयर सीट, है ना, तो वो हो जाएगा। नाउ वी लुक एट सम हाउस कीपिंग सर्विस कमिटीज, सो दीज आर ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये ओवरऑल थोड़ा एडम काम के लिए रहती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव जनरल पर्पज कमिटीज, so as the name suggests it is for general purposes, so presiding officer will be the chairman of this committee। Other members include deputy presiding officer, panel of chairperson के members, DRSC के chairpersons, leaders of recognized parties and other nominated members। It advises on matters concerning affairs of the house and which have not been covered by other committees। तो बहुत generic सा काम है इनका, that is why the name is general purposes committee। ठीक है। Then you have the house committee। So the Lok Sabha has around 12 members in the House Committee. Rajya Sabha has nearly 10 members. Okay, so both of these are important.
लोकसभा 12, राज्यसभा 10 मेंबर्स। इनका क्या क्या काम है? टू डील विद द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एंड अमेनिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है। सो हाउस कमेटी एज द नेम सजेस्ट हाउसेज ऑफ द एमपीज है ना, रेजिडेंसेस उनसे रिलेटेड है। उसके बाद में लाइब्रेरी कमेटी करके एक है, it has 9 members. It oversees the parliament's library and it assists MPs in utilizing library services, ठीक है। Then we have a joint committee on salaries and allowances of MPs. 1954 के एक्ट के अंडर this was formed. Again it has 15 members, ठीक है। It is a joint committee. So इसमें it will be framing rules for salary allowances and pensions of MPs. तो इसमें भी 15 मेंबर्स हैं, पर 10 मेंबर ही है लोकसभा से, फिर 5 मेंबर्स ऑफ फ्रॉम राज्यसभा। और यहाँ पे भी देर इज़ एन एक्सेप्शन, देर इज़ 12 मेंबर्स इन लोकसभा, 10 इन राज्यसभा हाउस कमेटी में, ठीक है। तो कैसे लर्न करोगे? 10-12 घर तो होने ही चाहिए हर इंसान के पास, ऐसे लर्न करने के लिए ऐसे कर लो, ठीक है। 10-12 घर हैं वहाँ पे, 10-12 घर होना चाहिए कि सबके पास, ऐसे लर्न कर लो। देन लाइब्रेरी, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, हमने 3-4 बुक्स पढ़ी, तो 3-4 की जगह आप 3-6 कर लो, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर 6 + 3 9 मेंबर्स, ठीक है। नाउ वील मूव टू द स्टेट लेजिस्लेचर। बिफोर स्टार्टिंग दिस वील डू द क्वेश्चंस विच वी आर लेफ्ट अबव। सो सबसे पहले, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट? एथिक्स कमिटी है ना, सो इनिशियली इट वॉज एन एडहॉक कमिटी, ठीक है। एथिक्स कमिटी, हाँ दिस इज़ करेक्ट है ना, हमने अभी पढ़ा था। ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज़ सब जुडिस। आई डू नॉट, ये हमारे उसमें मेंशन तो नहीं था, बट देखो देखते हैं, फर्स्ट तो करेक्ट है, ठीक है। सो दीज आर दी ऑप्शन फ्रॉम विच वी शुड चूज फ्रॉम। फिर हमने क्या बोला? सेकेंड इज़ रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग है तो ये भी गलत हो जाएगा। यू हैव ओनली दिस एज द आंसर लेफ्ट है ना, तो सी शुड बी द आंसर। सो अकॉर्डिंग टू दिस द कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक, हाँ सी है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे वही रहेगा कि जो एथिक्स कमिटी है, इट कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। नेक्स्ट देखते हैं, with reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committees scrutinizes and reports to the House whether the powers to make regulation, rules, uh, sub rules, bylaws, etc., conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. So, this is very simple. वो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। सो बी रहेगा आंसर, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन दिए? कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, तो पब्लिक अकाउंट्स नहीं है, हमने पढ़ा था उसमें कितने मेंबर्स थे? 22 मेंबर्स थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, हाँ 22 थे, 15 + 7। देन कमिटी ऑन एस्टिमेट्स में कितने थे? 30 मेंबर्स थे, एस्टिमेट्स में ना, हाँ 30 मेंबर्स थे। और फिर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भी 22 मेंबर्स थे। कमिटी ऑन पिटिशन, पिटिशन में मेरे को याद नहीं, शायद 15-10 ही होगा है ना, ये क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। बीच में कोई एक कमिटी थी जिसमें 31 मेंबर्स भी थे, तो आई हैव टू जस्ट चेक, क्या है इसका आंसर? 3 का बी है। सो इन्होंने इन सब में से, हाँ, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स की है सबसे ज़्यादा। ये लेट मी जस्ट चेक 31 मेंबर्स कहाँ पे थे। देखो यहाँ 22 है, एस्टिमेट्स में 30 थे, पीएसयू में अगर 22 थे, ये यहाँ पे 20, हाँ ये रहा ना, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ में 31 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई अगर वहाँ पे मेंशन होता डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, देन दैट वुड हैव बीन द आंसर, ठीक है। 31 डेज करके हमने लर्न करा था ना, तो हाँ 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, it consists of not more than 25 members of the Lok Sabha.
देन इट स्क्रूटनाइजेस द अप्रोप्रिएशन। देखो पहले क्या है, पार्लियामेंट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स, हाँ 22 मेंबर, 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो देखो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने मेंबर्स है, 22, जिसमें से 15+7 का वो है ना, डिवीजन। तो नॉट मोर देन लिखा है तो फिर सही होना चाहिए, बिकॉज हाँ नॉट मोर देन है 15, ठीक है। फिर देखते हैं, इट स्क्रूटनाइजेस द अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो हाँ दिस इज करेक्ट। इट एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो इसमें इन्होंने 2 और 3 करेक्ट माना है, क्योंकि फिर उन्होंने बोला कि यार 25 गलत है। वैसे देखो आपको पता है ये आंसर असली में कितना है, 15+7 है, बट द स्टेटमेंट हैज़ बीन फ्रेम्ड इन अ वेरी कंफ्यूजिंग मैनर। इन्होंने बोला इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स, होते कितने हैं, 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के, है ना, टोटल 22 मेंबर्स आर देयर। सो इफ़ वी लुक फ्रॉम दैट लेंस देन दिस इज़ रॉन्ग। बट अगर हम नॉट मोर देन से देखें तो इफ़ यू गो बाय द इंग्लिश, इफ़ यू गो बाय द सेंटेंस का जो लिटरल मीनिंग है, देन दिस शुड बी करेक्ट, ठीक है। तो ये अब कंफ्यूजिंग सा बना दिया इन्होंने, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द आंसर गिवन हियर, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। Now we'll move to the next topic, that is state legislature. So now the constitution provides for the establishment of a legislature in every state under article 168 to 212 in part 6, ठीक है। Now you need to remember the range at least, ठीक है, रेंज इम्पोर्टेंट है। देखो पार्लियामेंट का एग्जैक्ट रेंज हमने नहीं देखा ना, रुको लेट मी जस्ट टेल यू। यहाँ है पार्लियामेंट का, इट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 79 to 122, ठीक है। और फिर ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर है फ्रॉम आर्टिकल 168 to 212, है ना। और रुको इसको एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, सो ये देखो, ये हो गया 168, है ना। 79 तो हमें याद हो गया था पार्लियामेंट से रिलेटेड है ना। सो पी और टी को हमने यूज़ करके 79 लर्न किया था। देन 122 को भी अभी लर्न करना है, वील मेक अप ट्रिक फॉर दिस। इसको भी लर्न करना है 168 से 212। 168 और 79 में कितना डिफरेंस है, अराउंड कितना हो गया, 79 टू ज़ा 158 हो जाता है। सो 79 89 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 90, है ना। 168 माइनस 79 कितना हो जाएगा, इट विल बी अराउंड 168 माइनस 79 इज 89, और 212 माइनस 122 इज 90, ठीक है। तो इनका वही डिफरेंस है कि 79, आर्टिकल नंबर 79 में 89 ऐड कर दो तो यू विल गेट आर्टिकल ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड सिमिलरली यूनियन वाले में इफ़ यू ऐड 90 टू द लास्ट आर्टिकल यू विल गेट 212, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है। ये बस लर्न करने के लिए पॉसिबल, ट्राई टू लर्न दिस। आर्टिकल 122 को हमको पार्लियामेंट से लिंक करना है ना। सो पार्लियामेंट को यूनियन लेजिस्लेचर भी बोलते हैं ना, हाँ इसको ऐसे कर लो। देखो 1 का यूनियन करेंगे अगर हम 1 के साथ, यू विल गेट 2, ठीक है। तो उससे कर लो कि 1 का यूनियन करा तो 2 मिल जाएगा, है ना।
तो 1+1 2 मिल जाएगा और फिर से उसको 2 को एक और बार लिख दिया, तो यूनियन, यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, ऐसे आई एम अनएबल टू कम अप विद अ बेटर ट्रिक फॉर दिस, ऐसे ही लर्न कर लो। ठीक है, नाउ वील डू दिस क्वेश्चन आफ्टर वी हैव रेड द थ्योरी। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनिकैमरल होते हैं ज़्यादातर स्टेट्स में। द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर यूनिकैमरल इन नेचर एक्सेप्ट 6 states। ठीक है, सो यूनिकैमरल मतलब देयर विल बी अ गवर्नर एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली, but some states, 6 states are bicameral in nature, that is they have a governor, they have a legislative assembly and they have a legislative council as well। ठीक है, कौन से हैं, देखो एक तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटका। सो ये दोनों सारे ग्रुप्स में कपल्स हैं। जैसे देखो यूपी बिहार हम लोग साथ में ही बोलते हैं ना यूजुअली, यूपी बिहार के हैं, वो यूपी बिहार से आए हैं। ठीक है, तो यूपी बिहार वैसे लॉन हो जाएगा। देन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र आर नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है, वो भी बिल्कुल पास पास में है। दे हैव अ लॉट ऑफ, जैसे वो विदर्भा रीजन, वो सब डिस्प्यूटेड एरियाज भी हैं इनके कुछ कुछ। ठीक है, तो महाराष्ट्र कर्नाटका साथ साथ में एक और कपल। फिर थर्ड क्या है, आंध्रा तेलंगाना। सो इफ़ एज यू माइट बी नोइंग कि आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके तेलंगाना बना है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर कपल। सो देर आर 3 कपल्स ऑफ स्टेट्स, है ना, आंध्र तेलंगाना, यूपी बिहार एंड महाराष्ट्र कर्नाटका। सो दीज आर द स्टेट्स हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स। ठीक है, नाउ वी हैव आर्टिकल 169। Under that, Parliament can either create or abolish the Legislative Council if the State Assembly passes a resolution with a special majority। ठीक है, ये याद रखना है, आर्टिकल 169। इनका स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा था, हाँ 168 से स्टार्ट हो रहा था। 169 में दे हैव द आर्टिकल कि इट इज़ अप टू द पार्लियामेंट टू create or abolish the Legislative Council if the State Assembly passes a resolution with a special majority। ठीक है, next, it is not considered an amendment under Article 368 and it is passed like an ordinary legislation। So formation or abolishment of a legislative council is not an amendment under Article 368। So this is extremely important to know। ठीक है, और नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है ये। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या क्या है इनका, द क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द असेंबली एंड द काउंसिल are the same as that of Lok Sabha and Rajya Sabha respectively। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में, वील जस्ट सी। सो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद भी बोलते हैं। ठीक है, सो विधानसभा जो है उसका स्ट्रेंथ कितना होता है, 60 to 500। देर आर सम एक्सेप्शंस दो, है ना, 60 to 500 अपना उसका कितना है, लोकसभा का इट इज़ 550। सो 50 लेसर दैन दैट। तो इन्होंने क्या करा, कैसे लर्न करेंगे, 550 हमें पता है अपने लोकसभा का है ना, तो इसका 50 ले गए, उससे हम इन्होंने छोटा वाला लिमिट बना दिया। कैसे, 50 यहाँ पे रख लिया और 50 to 500 कर दिया। फिर ये कम लग रहा था तो यहाँ पे और 10 ऐड करके 60 to 500 कर दिया। ठीक है, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, है ना। नाउ विच आर द states which are an exception, there is Arunachal, Goa and Sikkim, जहाँ पे there are only 30 seats in the legislative assembly। Then Mizoram has only 40 seats and Nagaland has 46। So primarily the northeastern states, उसमें भी Arunachal, Sikkim, Mizoram and Nagaland, they have less number of seats और even Goa has less number of seats। ठीक है, लर्न कैसे करेंगे इनके नाम, देखो अरुणाचल, सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड, ये तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है ना। तो क्या हो गया, AMNS, नाम्स कर लो आप इसको, इसकी जगह NAMS कर लो। ठीक है, क्या नाम है इन स्टेट का, नाम्स कर लो, इससे इजी हो जाएगा, नाम्स। ठीक है, तो N से नागालैंड, A से वी हैव अरुणाचल, M से मिज़ोरम एंड देन सिक्किम। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दिस यू आल्सो हैव गोवा। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन। तो गोवा, अरुणाचल, सिक्किम में कितना है, 30 सीट्स, मिज़ोरम हैज़ 40, नागालैंड हैज़ 46।
ठीक है, ड्यूरेशन कितना होता है इनका, अराउंड 5 years, है ना। अभी नाउ वील गो टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में द लिमिट्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितना है, 40 टू अ मैक्सिमम ऑफ 1/3 ऑफ द असेंबली। सो 1/3 ऑफ द असेंबली कितनी हो जाएगी, इफ दे हैव, say for example they have 300 members, so 1/3 will be 100। ठीक है, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं ये। एंड द स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, ड्यूरेशन इज अगेन 6 years जस्ट लाइक राज्यसभा, एंड 1/3 विल बी रिटायरिंग एवरी 2 years सिमिलर टू राज्यसभा। ठीक है, इसमें बस वो लर्न कर लो, यहाँ पे 60 to 500 था, यहाँ 40 to 1/3 है। ठीक है, ये ऐसे लर्न हो जाएगा, है ना। 1/3 ऑफ द असेंबली, वहाँ पे क्या था, हाफ ऑफ द असेंबली था। अगर आप देखो राज्यसभा में मोर देन हाफ था, इनफैक्ट 550 मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, देयर आर 250, है ना। तो 550 का हाफ क्या होता है, 225, तो हाफ से हल्का सा ज़्यादा है। ठीक है, so it is slightly more than half, whereas in this case you have 1/3 का limit, so 40 to a maximum of 1/3 of the members of the assembly। ठीक है, now um, now we'll go to Vidhan Sabha again। So Vidhan Sabha में the members are directly elected by a universal adult franchisee। They are elected from territorial constituencies। SC/ST reservation is proportional to the population, and this has been extended up till 2030 by the 104th Amendment Act। ठीक है, डिलिमिटेशन की जो सीट्स हैं दे हैड बीन फ्रोजन टिल 2026, और वो अभी बिल फिर से डिफीट हो गया है ना, तो वो भी है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस। लेटर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करा था 2001 सेंसस के थ्रू, बट नॉट वेरी मच। ठीक है, विदाउट ऑल्टरिंग द टोटल सीट, सम एडजस्टमेंट्स वर डन इन 2001। ठीक है, नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होगा, देखो, 5/6 of the members will be indirectly elected and 1/6 will be nominated। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे करेंगे ये लोग, 1/3 of the members will be elected by local bodies, 1/3 will be elected by the MLAs themselves, ये वाले लोग, है ना, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर कितना बचा, अभी 1/3 और बच गया, तो उसमें से अब 1/6 कर लेते हैं। 1/12 will be by graduates of 3 years standing। ठीक है, देन 1/12 विल बी बाय टीचर्स। ठीक है, नॉट लोअर दैन सेकेंडरी और 3 years स्टैंडिंग अगेन। ठीक है, और फिर 1/6 जो बचा है, दोज विल बी नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, सो दीज विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अभी हमारा वहाँ पे क्या था, क्राइटेरिया फॉर नॉमिनेशन, लास्ट दैट वाज लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एंड साइंस। यहाँ पे क्या है, लास्ट प्लस सी भी है। ठीक है, यहाँ पे प्लस सी है, सी स्टैंड्स फॉर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस, और कुछ तो नहीं है इसमें, हाँ बस इतना ही है प्राइमरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ये आप याद रखना, देखो एमएलए और लोकल बॉडीज़ में पहले ही इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो वो लोग ही आगे 1/3 इलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विल बी electing 1/6, और बाकी 1/6 will be by the governor, nominated by the governor। ठीक है, now विधान सभा में the presiding officer is the speaker and the deputy speaker। they are elected from amongst their members only, है ना, and they are removed by a resolution passed by majority of all the then members। वही effective majority, 14 days का notice चाहिए। it vacates the office if not a member। ठीक है, and the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the newly constituted assembly। ठीक है, सो वही है, सिमिलर थिंग वाज देयर इन लोकसभा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यहाँ इसका देख लेते हैं, विधानसभा का, विधान परिषद का। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द चेयरमैन ऑफ द और द डेप्यूटी चेयरमैन। दे आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स। ठीक है, सो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। हम राज्यसभा में क्या होता था, वाइस प्रेसिडेंट
was the chairman, है ना, and he was not a member of the legislative council. Whereas in this case, they was not a member of the Rajya Sabha, but in this case, the chairman will be a member of the legislative council. ठीक है, they are removed by a resolution passed by majority of all the then members. ठीक है, 14 days का notice is required to do this. ठीक है, फिर legislative procedure again similar रहेगा सब कुछ, थोड़ा थोड़ा we'll just quickly go through this. Privilege, everything will be very similar only if I'm not wrong. ठीक है, देखो, ordinary bill they can it can originate in either house. In case of disagreement, assembly prevails by passing for the second time. So यहाँ पे वही डिफरेंस है, यहाँ पे राज्यसभा जैसे उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसेंट पावर्स नहीं मिले हैं, इट इज़ कम्प्लीटली सेकेंडरी इन दिस केस. ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अगर नहीं पास करेंगे तो ये असेंबली एक और बार पास कर देगा और द बिल विल बिकम एन एक्ट. ठीक है, तो इसमें यही है, इन केस ऑफ एन डिसएग्रीमेंट द असेंबली विल प्रिवेल बाय पासिंग फॉर द सेकेंड टाइम. द काउंसिल कैन डिले फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 months. तो बस उनका यही काम है, 3 months प्लस 1 month दे कैन डिले द bill, and there is no provision for joint sitting as well. How will you remember it? लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना इसका नाम, तो परिषद, तो परिषद में पी होता है, विधान परिषद, जो पी है वो उल्टे 4 जैसा दिख रहा है. ठीक है, तो उससे आप कर लो 4 months के लिए दे कैन डिले द बिल, और कुछ भी बड़ा पार नहीं है इनके पास. ठीक है, दे कैन नॉट, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते एज सच. ठीक है, बस डिले कर सकते हैं 4 months के लिए. नाउ गवर्नर का रोल क्या है, ही विल बी गिविंग द असेंट, विदहोल्ड असेंट और रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन. And if a bill is passed again, it must the governor must give assent or reserve it for the president. So this is different. ठीक है, ये वाला पोर्शन ये वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट इवन इफ इट हैज़ बीन सेंट बैक. ठीक है, देन प्रेसिडेंट का रोल क्या है, प्रेसिडेंट विल गिव असेंट, विदहोल्ड असेंट और रिटर्न a bill for reconsideration. The reconsideration has to be done within 6 months, and it has to be passed again, and president should is not obliged to give assent. So even if it is passed again, it is not up, मतलब president को वो नहीं है, mandatory नहीं है कि since it has been again passed you have to um, give assent. There is no such obligation on the president. ठीक है, now money bill. Money bill can originate only in the assembly, and it is introduced by the minister with the governor's recommendation. So this is same as the our president वहाँ पे जो होता है लोकसभा. लोकसभा में president के recommendation पे it is introduced है ना, तो this is same. Now the council can only recommend, है ना, and the speaker decides upon the money bill. Governor cannot return a money bill. ठीक है, तो काउंसिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट कैन ओनली रिकमेंड कर सकता है. और ये भी है कि द गवर्नर कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल बिकॉज ही हैज़ गिवन द असेंट अर्लियर, है ना, उन्होंने रिकमेंड किया है. ठीक है, बट देर इज़ वन कैवियट, द गवर्नर कैन रेफर दिस बिल, द गवर्नर कैन रिजर्व अ मनी बिल फॉर द प्रेजिडेंट. ठीक है, सो ये डिफरेंस है. And the president can give assent, withhold और cannot return for ठीक है, ये दोनों है कि जो president है he can either give assent to the bill, withhold, or but he cannot return it for reconsideration. ठीक है, ये important है, this is something different. ठीक है, council is a delaying advisory chamber, it is not a strong revising body like the Rajya Sabha. वही हमने देख लिया ना, what the only thing which that they can do is that they can um, delay a bill for 4 months. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गवर्नर्स रोल इन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. So the governor can assent, withhold or return a bill or reserve the bill for the president. President's consideration of state bills. So they must reserve certain bills, example which affect high court के powers. Those bills should be reserved for the president's consideration. ठीक है, जो high court से related कुछ है वो सब. Where they may reserve for protection under articles 31A, 31C, 254 etc. ठीक है, ये सब. देन नवंबर 2025 में क्या हुआ था, द प्रेसिडेंट इन्वोक्ड आर्टिकल 143 क्लॉज 1
seeking the Supreme Court's opinion on the powers of governors and the president regarding state bills. ठीक है, and a five judge bench had clarified कि governor cannot withhold assent indefinitely under Article 200. ठीक है, so this is extremely important that they cannot withhold the assent indefinitely. Governor is not bound by state cabinet advice while granting, returning, or reserving the bill. So this is again very important. नहीं तो president is bound by the advice of the cabinet, but not in the case of governor. ठीक है? So it is not up to the state cabinet. It is the governor's own prerogative. ठीक है? Then courts cannot fix time limits under Article 200 and 201 but may direct the governor to act in case of undue delay. ठीक है? Then the president is not required to seek Supreme Court advice under Article 143 for every reserved bill. ठीक है? Then courts cannot review bills before they become law. Courts cannot review a bill before they become law. Therefore, judicial review is applicable only to laws, not bills. So this is extremely important to know. है ना, हमें लगता है कि सब कुछ जुडिशियल रिव्यू होगा, नहीं. Until unless it has become a law, it won't be. You cannot put judicial review on this. ठीक है, so this is extremely important to know. उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट cannot create deemed dissent or substitute the constitutional role of governor or president. ठीक है, so there is a limit on Article 142. Wait a second. Article, देखो Article 143 जिसके अंदर प्रेसिडेंट had asked for the advice, उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का advisory jurisdiction है ना. Article 143 is सुप्रीम कोर्ट्स advisory jurisdiction. ठीक है, ये पता है. उसके अलावा क्या है, आर्टिकल 142 देख लेते हो एक बार. आर्टिकल 142 में क्या है, देयर इज द प्रोविजन फॉर कंप्लीट जस्टिस. ठीक है, सो उसमें सुप्रीम कोर्ट हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी plenary power to pass any decree or order necessary to do complete justice. ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 143. ठीक है, ये हो गया. नाउ और क्या दिया है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट क्रिएट डीम डिसेंट और सब्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट. इक्वल पावर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, passing ordinance of the governor, considering reports of SFC, SPSC and CAG, then enlarging the jurisdiction of state public service commissions. ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ इक्वल पावर्स. क्या क्या, एक तो ऑर्डिनेंस पास करने के लिए, देन टू कंसिडर द रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या CAG, एंड enlarge the jurisdiction of state public service commissions. ठीक है. Now we look at the comparison of parliament and state legislature. So देखो स्ट्रक्चर के टर्म्स में पहले पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर के टर्म्स में देखते हैं. सो पार्लियामेंट इज ऑलवेज बाई कैमरल ना, लोकसभा एंड राज्यसभा प्रेजेंट है. स्टेट लेजिस्लेचर इज मोस्टली यूनिकैमरल. ठीक है, हेड कौन है, प्रेसिडेंट, गवर्नर. अपर हाउस स्टेटस, राज्यसभा इज परमानेंट एंड पावरफुल, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज वे वीकर. ठीक है, एंड इट कैन बी क्रिएटेड एंड अबॉलिश अंडर आर्टिकल 169. रोल ऑफ द अपर हाउस क्या है, Rajya Sabha represents the states in the federal structure. Council does not represent federal units. ठीक है, राज्य सभा represents states. हाँ ठीक है. फिर joint sitting provision exists in article 108 to resolve deadlock. यहाँ पे कोई joint sitting का provision नहीं है. Then power over state lists, so they can legislate on state lists also under certain conditions. ठीक है, whereas ये लोग जो स्टेट लेजिस्लेचर दे कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट. ठीक है, देन रोल इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, बोथ द हाउसेज हैव इक्वल पावर
एंड दे हैव स्पेशल पावर्स इन सर्टन कंडीशंस, whereas यहाँ पे क्या है, दी असेंबली प्रीडोमिनेट्स, ठीक है, काउंसिल हैज़ नो इफेक्टिव से। फिर मनी बिल का सर्टिफिकेशन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड्स, है ना, मनी बिल सर्टिफिकेशन, द स्पीकर ऑफ द असेंबली डिसाइड्स इन दिस केस, ठीक है। फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोअर हाउस क्या है, 550 कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, एंड 500 क्या है मैक्सिमम लिमिट ऑफ वो विधान परिषद, नहीं विधानसभा, ठीक है। देन अपर हाउस का कॉम्पोजिशन, इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एमएलएज, 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना, एमएलएज ऑफ स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है लोकल, ये हमने देख लिया था पूरा इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या था उसमें, है ना। देन इमरजेंसी कंट्रोल, they exercise wider emergency powers like article 352, 356 and 360. No such emergency authority is present for this thing state legislatures, ठीक है। now we'll read about parliamentary privileges, ठीक है। so parliamentary privileges क्या है, these are special rights and immunities which are granted to parliament to ensure its function, to ensure that it functions independently and effectively without external interference in the performance of its duties, ठीक है। इनको बोलेंगे हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इसका, आर्टिकल 105 में इट प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड अदर प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स कमिटीज एंड मेंबर्स, ठीक है। देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात हो रही है ना, आर्टिकल 105 में प्रिविलेजेस दिए हैं, ठीक है। ओरिजिनली there were other privileges which were equated with those of the British House of Commons, but 44th Constitutional Amendment Act of 1980, 1978 में they removed the reference to the British House of Commons, ठीक है। तो क्या है, आर्टिकल 105 में एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है पार्लियामेंट में, प्लस सम अदर प्रिविलेजेस हैव आल्सो बीन गिवन, ठीक है। ये जो अदर प्रिविलेजेस हैं दे वर इक्वेटेड टू दोज ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, बट फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट में वो रेफरेंस हटा दिया, उन्होंने ब्रिटिश हाउस का निकाल दिया क्योंकि दे डिडंट वांट टू एसोसिएट विद देम, ठीक है। 44th में वो कौन सा वीपी सिंह गवर्नमेंट थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। वो जो 42nd के बाद में इंदिरा गांधी जी के बाद में जो गवर्नमेंट आई थी ना, वो वाला 44th अमेंडमेंट, let me just check if it is VP Singh government, नहीं मोरारजी देसाई जी थे, ठीक है। now privileges extend to both the houses, committees, members, attorney general of India and the union ministers also when they are participating, ठीक है। तो सबके लिए है ये, इवन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इवन दो अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ मेंबर of the parliament but still even he has privileges, ठीक है। under article 194 parliamentary privileges are given to legislative assembly and legislative councils also if they are present, ठीक है। one thing which you need to know is that president and governor are not covered under article 105 and 194, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास नहीं है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। इट इज़ ओनली द मेंबर्स, अटॉर्नी जनरल और ये सब लोग जो मिनिस्टर, ये सब लोग, ठीक है। how will you remember, you need to remember the article number, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो पार से पार पर हो गया ना, पार प्री, तो इससे 5 स्पीड लिंक कर लो, पीपीपी, ठीक है। पीपीपी से हो जाएगा 105, है ना। देन सोर्सेज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, देन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ बोथ हाउसेज, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एज वेल, ठीक है। नाउ वी लुक एट द प्रिविलेजेस विच आर अवेलेबल, so we have both collective privileges as well as individual privileges of members, ठीक है। so we'll start with the collective privileges, कलेक्टिव प्रिविलेजेस वो पूरे हाउस को मिलती हैं और इंडिविजुअल इज ओनली अवेलेबल टू द मेंबर्स। कलेक्टिव में क्या आएगा, राइट टू पब्लिश प्रोसीडिंग्स, ठीक है। सो द प्रेस कैन पब्लिश ट्रू रिपोर्ट्स 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर, दे कैन प्रोहिबिट पब्लिकेशन ऑल्सो, है ना, एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन सीक्रेट सिटिंग्स, सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो। कुछ कुछ सीक्रेट सिटिंग्स होती होंगी टू इंश्योर, मतलब कुछ भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेशन में भी,
है ना, उसमें देयर इज़ नो राइट टू पब्लिश प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और they can also prohibit publication in certain cases, ठीक है. Then there is right to exclude strangers, so exclude strangers especially when they are holding secret sittings. Then right to regulate internal procedure है, internal procedure of the working of the house. Right to punish for breach of privilege and contempt or contempt, ठीक है, तो reprimand करना, admonition, suspension, imprisonment, ये सब है ना. So what is this? Right to punish for breach of privilege or contempt. Then right to receive information about the arrest or detention of a member, ठीक है, if a member has been arrested or something like that, उसका information should be given to the house. Then right to conduct inquiries, so someone witnesses or call for papers and records, so they can conduct inquiries also. So effectively देखा जाए तो थोड़ा सेमी क्वासी जुडिशियल पावर्स टाइप कुछ मिला हुआ है पार्लियामेंट को, ठीक है, अंडर दिस, है ना. So summon witnesses or call for papers and record. Then courts cannot inquire into parliamentary proceedings, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दे कैन नॉट बी इंक्वायरिंग इनटू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ये पता ही होगा वैसे आपको. देन नो अरेस्ट और लीग, दैट इज़ वन रीज़न वाई bills cannot be bills are not subject to judicial review but acts are subject to judicial review, क्योंकि बिल जो है वो अभी बना नहीं है लॉ, ठीक है, वो पार्लियामेंट का इंटरनल मैटर है, ठीक है, दे कैन नॉट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, सो इट इज़ नॉट, द कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू इट. बट जब एक्ट बन जाए, लॉ बन जाए, देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ नेशनल इशू, देन द कोर्ट्स कैन कैरी आउट जुडिशियल रिव्यू, ठीक है. Then there is no arrest or legal process within the precincts without permission of the presiding officer. Okay, so this also you need to remember. Okay, within the precincts of the parliament, no arrest or legal process can take place without the permission of presiding officer. Next है individual privileges of the different members. So freedom from arrest during session. So 40 days before the session and 40 days after the session, an MP cannot be arrested, ठीक है, and this is not applicable in criminal cases और preventive detention, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. एक तो आपको नंबर ऑफ डेज लर्न करना है, क्या है 40 days, so that is more than 1 month, 1 month 10 days before a session and 1 month 10 days after a session they cannot be arrested. एंड बट अगर क्रिमिनल केस है तब कर सकते हैं अरेस्ट, और इवन इफ प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के लिए करा है तब भी कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है freedom of speech in parliament. So no court proceedings for anything said or vote given in parliament but subject to constitutional provisions and rules of procedure. So कुछ भी बोल सकते हैं वैसे तो पार्लियामेंट में, एंड देयर विल बी नो कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉर दैट. हाउएवर देयर इज अ कैवियट कि दिस शुड बी सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है. Then exemption from jury service. They can refuse to appear as a witness when the house is in session. ठीक है, तो jury service के लिए भी they can refuse to appear as a witness members. ठीक है, so these were the major privileges. Then breach of privilege और contempt of house में difference होता है थोड़ा सा. Breach of privilege क्या होता है? If you are violating a specific privilege of a member individually or the house collectively, ठीक है, that will be a breach of privilege. Contempt of house क्या होगा? When any act or omission obstructs the functioning of the house or lowers the dignity or authority or honor, ठीक है, या तो obstruct कर रहा है या lowering the dignity, authority or honor, ठीक है. So every breach of privilege is contempt of the house, but not every contempt is a breach of the privilege. So this is very important to know, है ना. contempt is a broader concept. तो इसको ऐसे वेन डायग्राम से देख लेते हैं. हमारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या रहेगा? कंटेम्प्ट ऑफ, नहीं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, एवरी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, और एवरी कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस इज नॉट अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, ये ऐसा रहेगा. ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का वो है वेन डायग्राम है, और ये ऊपर वाला क्या है? कंटेम्प्ट का, ठीक है. सो दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. वील जस्ट डू द क्वेश्चंस व्हिच वी हैड लेफ्ट अबाउट, फिर दिस वीडियो विल बी ओवर. हाँ, ये रहा, एक ही सवाल है यहाँ से. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the assembly. Then when क्या लिखा है? स्पीकर
shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the assembly. सो दिस इज करेक्ट है ना, ये वही है कि देखो क्या होता है असली में, यू कैन बिकम अ स्पीकर इफ, मतलब स्पीकर कैन यू कैन बिकम अ स्पीकर ओनली इफ यू मेंबर, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ द हाउस, है ना, क्योंकि मेंबर्स के बीच में से ही अ स्पीकर इज इलेक्टेड, एंड इफ यू सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस देन यू सीज टू बी अ स्पीकर ऑल्सो। ठीक है, तो ये ऐसे बेसिक चीज़ लिखी है। देन वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर शैल वेकेट हिज और हर ऑफिस इमीजिएटली। तो ये गलत है, they will continue up till the next लोक सभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल कम्स, वही लोकसभा कम्स अप। ठीक है, सो दिस वन विल बी रॉन्ग, सो आंसर क्या रहेगा, 1A ओनली। ठीक है, so that is all for this video. Thank you, kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. Thank you.